अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजर रही है आपकी गर्मियाँ? मैं ज़िंदगी पूछती हूँ लेकिन अब मैं गर्मियाँ कह रही हूँ क्योंकि वाकई गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई और गर्मियों के ऊपर तो हम आज बात कर नहीं रहे। मौसम के ऊपर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझ समेत आप सबका ही गला ख़राब होगा। पता नहीं है क्या, एकदम मौसम में चेंज आया है तो गलों में भी चेंज आ गया। बड़ी मुश्किलों से गरारे कर कर के आई हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुँच सके। खैर मेरी तो आदत बन गई है अब रोज़ सुबह उठने की। इतने सालों से शो कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं, मिलते हैं, कहते हैं इतनी सुबह रोज़ कैसे उठ जाती हो? तो वो मेरी एक आदत डेवलप हुई हुई है। आपको पता है रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको अपनी आदत बदलनी हो, आपको कोई चीज़, नई चीज़ अपने अंदर डालनी हो या चेंज करनी हो तो 21 से 66 डेज़ लगते हैं उस आदत को डेवलप करने में या उसको बदलने में। और ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा कर ली, नहीं, उस आदत को बदलने के लिए हमें, या नई आदत अपने अंदर डालने के लिए हमें 50 से 100 दफ़ा रेपिटेशन करनी पड़ती है। उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना पड़ता है। रोज़ अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है और अगर कंसिस्टेंसी से लगे रहें तो वो बदल जाएगी आदत या कोई नई आदत अडॉप्ट हो जाएगी। कभी कभार हमें जाने अनजाने में पता नहीं चलता, बहुत सारी ऐसी आदत जो हमारे अम्मा अब्बा हमारे बचपन से ही हमारे अंदर इंड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसिप्लिन। किसी घर में बहुत सख्ती होती है, किसी घर में अम्मा ने हफ्ते में एक दफ़ा तो डांट लगा दी लेकिन फिर महीना महीना कुछ नहीं कहा, तो वो आदत डेवलप नहीं हो पाती। आप देखिए वो आदतें आपके अंदर बैठ गई हैं, आपकी फितरत बन गई हैं जिस पर आप पर दबाव डाला हो या आपने घर पे किसी और को देखकर उसे अपनाया हो। एक आदत अम्मा अब्बा डालते हैं बचपन में और वो बचपन जवानी तक जब हम जाते हैं तो वो आदत हमारी पुख्ता हो जाती है। अब कोई अगर जवानी में आपकी कोई आदत चेंज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मगर हमारे माशरे में तो ऐसा हो रहा है क्योंकि जब एक लड़की शादी होके जाती है अपने ससुराल तो एक्सपेक्ट उससे ये किया जाता है, भले उसे उसी आदत, उसी शक्ल सूरत के साथ पसंद किया गया है, लेकिन उनके घर जाने के बाद उसकी वही आदत शायद घर वालों को खटकने लगती हैं और फिर उस पर हुक्म जारी किया जाता है कि ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, और एक लिस्ट पूरी थमा दी जाती है हाथ में, और लिखकर नहीं, वर्बली वो भी, क्योंकि उसकी हर आदत से कभी कभार उसके घर वालों को, जो उसके ससुराल वाले कहलाते हैं, जो कहते हैं ये तुम्हारा ही घर है, इसको अपना ही घर समझो, उसमें बहुत कुछ उसको बदलना पड़ता है। तो क्या ये उसके साथ इंसाफ है कि वो इतनी सारी आदतें एक साथ जल्दी जल्दी बदल दे? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। क्या एक लड़की को बहू बनने के बाद जो बेटी वाली आदतें हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए या उससे अपने अंदर बेहतरी लानी चाहिए, या वो मैच्योर हो रही है तो बेहतरी खुद ही आ जाएगी? ये सारे सवाल आज हमारे दिमाग में हैं। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे जो आप मेरे नाज़रीन मुझे वहाँ देख रहे हैं। सो मैं पहले से ही आपको वो कहते हैं ना कि पहले से ही बोल रही हूँ कि कोई भी अगर हर्ट हो इस प्रोग्राम की किसी भी बात से तो मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। ये एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आज का प्रोग्राम हमने पूरा डिज़ाइन किया है। कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी चीज़ सीखें बजाय इसके कि क्रिटिसाइज़ करें कि ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई। आदतें तो हम सबको बदलने की ज़रूरत है। अगर वो अच्छी नहीं है तो चाहे वो लड़की हो, वो चाहे वो बहू हो, दामाद हो, कोई भी हो, आदतें अगर किसी की बुरी हैं तो उसको खुद ही हमें सोचना चाहिए कि हम इसे बदलने की कोशिश करें। लेकिन क्या अच्छी आदतें भी किसी को बुरी लगती हैं? ये जानते हैं आज के शो में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही एक हेल्दी डिस्कशन के लिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही तहम्मुल वाला शो है, सो कोई माइंड नहीं करे। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि बहुएं या सासें या नंदे या कोई भी जो भी कनेक्टेड हो इस शो से, हम किसी एक को फोकस नहीं करें, हम जनरल गुफ्तगू करेंगे और यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जनरल लोग आएंगे। टॉपिक हमारा ये, अगर आपने अभी टीवी लगाया है, कि अपनी आदत को कैसे बदलें या बदलना ज़रूरी भी है कि नहीं। बहुत सारे सवाल हैं। स्पेशली एक बहू से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ससुराल में जाके अपनी आदत को बदले। अब चाहे वो बेहतर हों, बुरी हों या जो भी हों, ये तो खैर जो बहुएं आएंगी यहाँ या सासें आएंगी यहाँ, उनकी बातों से ही हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि खुदारा इस यहाँ की कोई भी बात उछाल के पेजेस की जीनत ना बना दीजिएगा। ये एक हेल्दी डिस्कशन के तौर पे हमने एक प्रोग्राम सजाया है। अगर किसी की आंखें खुलती हैं या किसी को आईना नज़र आता है तो सही है। किसी के घर का माहौल अगर बेहतर हो सके इस शो के बाद, तो हमारी ड्यूटी आज की पूरी हो जाएगी। हमारे साथ आज डिस्कशन पैनल में ज़्यादा लोग नहीं, कम लोग हैं। फ़ज़ीला हमारे साथ हैं, फ़ज़ीला काजी, जो कि बात स्ट्रेट करती हैं, जो दिल में होता है वो बोल जाती हैं और बिंदास हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है, एक लाइन का दे दूँ? दे दें। है ना भाई, डिस्क्लेमर ये है कि हमें ना चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना। एक बात हमने जनरलाइज कर दिया इन रिश्तों को, तो हर सास चुड़ैल नहीं होती और हर बहू मंजलिका नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये है डिस्क्लेमर। बिल्कुल सही बात है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सास के साथ जालिम ही लगा दिया गया या बहू के साथ मजलूम ही लगा दिया गया? ऐसा नहीं होता। रिश्तों को खराब कर दिया है। प्यारे प्यारे रिश्ते थे, उनको ना एक जगह बस उनको फिक्स कर दिया है कि बस ये है तो ये यही होगा। आपके ड्रामे वालों ने किया है, हमारा क्या कसूर? हमारे माय गॉड, हम तो ड्रामे नहीं करते। हाँ, आपके मियाँ तो करते हैं। हाँ, हमारे मियाँ का कसूर है, क्या करें। और हमारे साथ आज जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो है अतिया फरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम एक ख़तरनाक सा टॉपिक लेकर आए हैं। कर लेंगी बात उसमें? इनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं। मैंने इनके साथ शोज किए हैं। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बड़ी ऐसे सॉफ्टली बोल भी देती हैं और इनके पास एक प्रॉपर वर्ड होता है उस साइकोलॉजिकल बीमारी का, जो कि बिल्कुल सही होता है। An honor for me coming this from you. नहीं, सीरियसली। सो ओके, कोई किसी भी एक पर्सनालिटी की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माँ की बात करते हैं तो माँ के साथ क्या दिमाग में आता है आपको कि 3 जुमले कौन से जुड़े हुए हैं? एक माँ का जो इमेज है उसके साथ क्या जुमले जुड़े हुए हैं? मोहब्बत, सबसे पहले तो कुर्बानी अम्मा के साथ लिखा होता है ना, जैसे अनकंडीशनल लव, हाँ, अनकंडीशनल लव, केयर और फिर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कहा किसी ने नहीं है। हाँ, घुट्टी में है, अंदर से बिल्ट इन फॉल्ट है। हाँ हाँ, और एक्सपेक्ट भी करता है ना पूरा ज़माना। नहीं, क्योंकि हमने उनको उधर पहुंचा दिया है ना। माओ ने इस तरह एक्ट करके उन चीज़ों को वहाँ पहुंचा दिया है सोसाइटी ने कि कुर्बानी जो देगी तो वो सिर्फ माँ ही देगी। हाँ, लेकिन इन मगर जनरल कभी कभार वो माँ जब सास बन जाती है, कुछ सासें, तो वो उसकी डेफिनेशन क्यों चेंज हो जाती है? वही माँ है ना जिसकी डेफिनेशन ये थी कि कुर्बानी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, प्यार। चेंज नहीं हुई होती है, फिर चेंज कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता अगर हम बात कर सकें या तो अगर आपने पूरा एक राउंड लेना है तो कर ले, लेकिन अगर बात करनी है तो फिर मैं कर दूं, फिर एक थोड़ी सी डिटेल्ड बात होगी। देखिए, वही माँ होती है जिसने उन बच्चों को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, मतलब वो इस दुनिया में लाई होती है, उन्हें बचपन में पाला होता है। जब वो बच्चे होते हैं वो माँ अपने यंग एज में होती है, बिल्कुल जवान होती है, उसने अपना वो सारा टाइम उन बच्चों को दिया होता है, उनको खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है, उनको इस काबिल बनाती है कि फिर वो अपने करियर्स बनाते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर फैमिलीज़। तो जब वो फैमिली स्टार्ट करने जाते हैं अपनी, तो ज़ाहिर बेटी की भी शादी होती है, बेटे की भी शादी होती है। तो जो आने वाले होते हैं, चाहे वो बहू हो चाहे वो दामाद हो, ठीक है ना, उन्होंने पता नहीं सोसाइटी ने उनके जहन में एक इमेज बनाया हुआ होता है कि अच्छा ये अगर सास है तो ऐसी होगी, वैसी वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो। और वो जो आप आदतें चेंज करने की बात कर रही थी ना, देखें इंसान की
फितरत नहीं बदलती, आदतों में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। और आप अपने घर से ये सोच के ना जाएं कि मैं तो बहू हूँ तो मैं हीरोइन हूँ और बस जहाँ मैं जा रही हूँ सब मेरे आगे बिछे हुए होंगे। ठीक है, एक और ये भी है कि जो आने वाली है आप उसको वेलकम करते हैं और आप उसको स्पेस देने की कोशिश करते हैं, और देनी भी चाहिए, अच्छी बात है। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो उन चीज़ों को अडॉप्ट भी करती हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो उन बच्चियों की अच्छी तरबियत होती है। और सासों की अच्छी बात या उस फैमिली की अच्छी बात ये हो कि वो उनको वेलकम करते हैं, उनको स्पेस देते हैं। तो देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगेन मैंने कहा ना, हर सास चुड़ैल नहीं होती और हर बहू मंजलिका नहीं होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब आप दोनों तरफ से अपनी चीज़ों में, अपने मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, लचक लाएंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। किसी के लिए भी बदलना मोहब्बत है, खुलूस है, वो कोई बुरी बात नहीं है। बदलना क्या, थोड़ा सा लचक पैदा करना अपने रवैयों में। मेरे ख्याल में मैं इसी बात को ऐड करूँगी, क्योंकि फजीला तो हमेशा से इतनी इमोशनली मैच्योर एंड शी ऑलवेज कम्स अप विद अ परसेप्शन जो कि प्रोफेशनली भी बिल्कुल फिट बैठता है। शायद वो अल्फाज प्रोफेशनली ना वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बात बिल्कुल करेक्ट कर रही होती हैं। ये एक परसेप्शन होती है कि हम किस परसेप्शन से उन रोल्स को देख रहे होते हैं जिन रोल्स में हम सब मौजूद हैं। आज हम भी कभी बहुएं तो हम सभी हैं, माएँ भी हम सभी हैं, लेकिन कभी ना कभी जब हम सास बनेंगी तो इंसान तो वही है, इंडिविजुअल वही है, आइडेंटिटी वो है, रोल चेंज हो जाता है। तो जैसे ही रोल चेंज हो जाता है तो रोल के साथ हमारी समहाउ वी माइट नॉट बी डूइंग इट एट अ कॉन्शियस लेवल, लेकिन एक अनकॉन्शियस लेवल में हमारे उस रोल के साथ हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, हमारे अंदर खुद भी बदलाव आ रहा होता है। और जो वो परसेप्शन है, जो फजीला ने भी बात की है कि एक सास का परसेप्शन आना शुरू हो गया कि मतलब वो माँ से सास बन गई और वो बेटी से बहू आ गई। तो जैसे ही वो परसेप्शनल चेंजेस हो रहे होते हैं और रोल भी हमारा चूँकि एक चेंज हुआ है, उस रोल में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, तो मोर ओवर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन जाती है। और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि हमें उसकी एजुकेशन नहीं दी जाती है कि इस रोल में हम सबको फिट कैसे होना है। फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात तो आपकी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन वो बाद में आएगी जब हमारे अंदर वो शऊर तो आए कि हमें फ्लेक्सिबल होना भी है या नहीं होना। तो इट्स मोर अबाउट कि हमने अपने आप को उस रोल में एडजस्ट कैसे करना है और उस परसेप्शन के साथ अपने आप को आगे लेके कैसे चलना है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे लाइक अगर मैं अब फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जब मैं एक 20s में थी तो मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपने आप को अब देखती हूँ और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ घर की बल्कि मुल्क की भी फिक्र मुझे ज़्यादा हो रही है। पहले मैं न्यूज़ नहीं देखती थी, मैं होती थी अच्छा कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन मैं अपने अंदर ये चेंजेस महसूस कर रही हूँ। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कैसे यंग बहुओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबल हों, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है सास तो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसको पूरे घर की, उसको हर किसी की फिक्र हो जाती है। मगर वो जो जिससे एक्सपेक्ट करी होती है बहू से कि वो आते ही वो तो बहुत मैच्योर हो और वो बहुत चीज़ों को संभाल ले, उस वक्त वो सास भी उतनी मैच्योर नहीं होगी जब वो बहू थी। उस वक्त वो सास भी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से चीज़ें नहीं लेके चलती होगी या रिश्तों को नहीं लेके चलती होगी। और उस सास को भी ये बात पता होती है निदा, नहीं होती पता, भूल जाती है। नहीं पता है, क्योंकि मैं इस जगह से गुजरी हूँ ना, तो मुझे इसका अंदाज़ा है। जैसे आप जो ये बात कर रही हैं ना, देखिए अब आपके अंदर एक रियलाइजेशन की मशीन चल रही है ना कि मैं जब ऐसे थी, मैं ऐसे थी, मैं ऐसे थी, तो मैं ऐसे सोचती थी। इसी तरह ये होता है कि घर के बड़े पे कहते हैं ना, बड़े हो तो बड़े बन के दिखाओ। उसकी वजह ये होती है कि बड़े पे थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं ये सोचती हूँ अपनी बहू के लिए, जब वो आई थी तो मैंने कहा देखो, मैं ये सोचती थी पहले की माएँ शायद ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन हमें अगर सेंस ऑफ रियलाइजेशन है तो हमने अपनी नस्लों को आगे ठीक करना है। तो मैं सोचती थी कि ये अभी बच्ची आई है, ठीक है, मैं इस जगह से गुजर चुकी हूँ, तो जब मैं इसकी एज में थी तो मैं कैसे बिहेव करती थी, या मैं इसकी एज में थी तो मुझे कितनी चीज़ें आती थी और कितना नहीं आता था। तो जब मैं कुकिंग करती थी तो नेहल मेरे साथ खड़ी हो जाती थी, अम्मा ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। तो मैं ना उसको अप्रिशिएट करती थी इस चीज़ को कि यार देखो ये सीखने की कोशिश कर रही है।
तो बात ये कि आप ना लोगों के अंदर पॉजिटिव देखना शुरू करें। अगर सासें जो भी बनने जा रही हैं, आप ये सोचें कि यार जब मैं इस उम्र में थी, अपने आप को रखें उस जगह पे, तो मैं क्या करती थी। और मुझे कहती है अम्मा आप इतना अच्छा ये शोरबा कैसे बनाती है, मुझसे नहीं बनता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब टाइम आ जाएगा, मैं कौन सा पहले दिन से ऐसे बना रही थी, मुझे टाइम लगा बनाने में ना। तो अगर हम ये सोचना शुरू करें, जब आप सोच रही हो, मैं सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ, अगर हम किसी को बता रहे हैं वो भी ये सोचे कि जब मैं इस उम्र में थी तो मैं क्या करती थी, या मेरे इमोशंस कैसे थे। मतलब मैं अब सोचती हूँ कि मैं जब उस उम्र में थी तो मेरे इमोशंस बहुत डिफरेंट थे। मुझे बड़ा एक आपके एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, आप कहते हैं मैं जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यार ये क्यों ऐसे क्यों कर रहा है कोई, मैं अपने आप को जिस तरह भी सोचती थी। तो आप अगर अपने आप को उस जगह रखेंगे ना, यानी एम्पैथी, हाँ, तो आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से। मैं भी यही चीज़ बोल रही हूँ ना कि हमें पता होता है। अच्छा खैर मुझे तो नहीं पता था कि आप साज भी हैं, तो माशाल्लाह वेरी यंग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल साज इंडीड, माशाल्लाह। द थिंग इज़ कि हमें पता होता है निदा, हमें पता होता है क्योंकि हम सब के पास वो मेमोरीज़ इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं, वो मेमोरीज़ कहीं जाने वाली नहीं है। और स्पेशली ये वाली मेमोरीज़ फजीला, क्योंकि हमारा जब रोल चेंज हो रहा होता है, हम एक नए घर में जा रहे होते हैं, वो टाइम जो मैं स्पेशली बोलती हूँ बच्चों को कि जो 20s का टाइम है, इट्स अ वेरी स्टॉर्मी स्टेज इन योर लाइफ। आपको एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है, अपना करियर भी बनाना है, शादी भी करनी है, शादी में सेटलिंग भी करनी है, बच्चों को भी पैदा करना है। तो ये 20s की एज इतनी स्टॉर्मी एज है। और 20s में अगर आप देखो तो इमोशनल मैच्योरिटी उस लेवल की होती ही नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो सबसे ज़्यादा 20s में है। यही वो एज है जिसमें इतने प्रेशर्स आ रहे होते हैं। तो अब जब वो बच्ची अपने 20s में, मिड 20s हो गया, इमोशनल मैच्योरिटी तो फिर भी नहीं इतनी आई है ना। लेकिन फियरलेस होते हैं आप उस वक्त। हाँ, चैलेंजेस आप, मैं तो नहीं थी फियरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको चैलेंजेस बहुत मिल रहे होते हैं। हाँ। तो समहाउ आपकी फियरलेस हूँ। नहीं, उस वक्त आप अलग किस्म का होते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग क्योंकि आपके पास चैलेंजेस इतने आ रहे हैं ना। उस वक्त हम फेयरलेस नहीं होते, उस वक्त हम नाइव होते हैं, हमें चीजों का इतना पता नहीं होता। इमोशनल तो मैच्योरिटी कभी कभार वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कि आपको पता ही नहीं You can say है, that. तो आप इसलिए परेशान ही नहीं। मेरा ख्याल में ये वाली जो बात है ना कि ऑब्जेक्टिविटी आ रही है कि ऑब्जेक्टिव में आपको जो है ना करियर भी अपना बनाना है, तो उसमें आपके बड़े चैलेंजिंग रोल्स होते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, जो आपकी इंटरनल सेल्फ होता है, उसमें आपके अंदर वाकई वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आई हुई होती है, एंड यू आर एक्चुअली वेरी नाइव। अब उस नाइवनेस में, इनोसेंस में, जब आप एक रोल चेंज हो रहा है और आप उस रोल में जा रहे हैं, तो नंबर 1 आपको भी नहीं पता कि उस रोल में आपसे क्या क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेंसी हो रही है। तो फिर आप अपना एक सेल्फ एक्सपेक्टेंसी मोड ऑन कर देते हैं कि जब मैं जाऊंगी तो पता नहीं यहाँ पे क्या ख़तरनाक हालात होंगे, क्या होगा। तो मैं ऑलरेडी अपना एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाऊंगी कि नहीं, मैंने अपने आप को बचा कर रखना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई सेल्फ इन ए सिचुएशन। अगर मैंने पहले दिन खाना बना लिया तो मुझे सारी ज़िंदगी बनाना पड़ेगा। आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, राइट? बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन वो जो अभी वो वाली बात की थी ना कि वो जो सास जो बन रही है, उसके पास भी तो उसका एक मेमोरी का पूरा एक बैगेज है, जो उसको पता है कि जब वो गई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, सास ने क्या किया। तो वो उसके पास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपीरियंस हमने गुजारा हुआ हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्पेशली बुरे वाले के साथ, तो वी टेंड टू रेप्लिकेट इट। अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली में बहुत सारी चीज़ें जो उस सास ने उसके साथ की होगी, तो वो मिरर न्यूरॉन्स उसको बताएंगे कि मैंने भी ये सीखा था, हाँ मैं भी इतनी मासूम थी, लेकिन देखो मेरी सास ने मुझे कैसे किया था। तो वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें इस नई लड़की के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन पता है इसमें एक बात मैं वही ऐड करूँगी कि पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब के जितने भी खवातीन हैं, हम लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि हम वो लोग नहीं है कि हम उसको रिपीट करेंगे, हम वो लोग हैं कि जो हम उसको करेक्शंस करेंगे। हर कोई नहीं होगा ऐसा, ज्यादातर मुझे लगता है अब बेहतरी आई है। आप और मैं प्रोग्रेसिव है। एग्जैक्टली, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, Probably, ठीक है। हम अपने बच्चों के दोस्त हैं, हमारे बच्चों के और हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं है। लेकिन एक सेल्फ रियलाइजेशन भी तो एक चीज़ होती है ना कि इंसान, हर औरत सोचती होगी, किसी बार अकेली भी बैठेगी, चलो अगर वो कुछ नेगेटिव भी कर रही है, लेकिन जब वो अकेली बैठेगी तो वो सोचेगी ना, क्योंकि देखिए किसी को भी अपने घर का माहौल बुरा अच्छा नहीं लगता। एक तो सिक लोग होते हैं, जो मेंटली सिक होते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट है वो सिर्फ आदमी नहीं होते भाई, औरतें भी होती हैं, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें औरत में आप अगेन रिश्ता कोई भी फिट कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सास ही हो, उसमें बहू भी हो सकती है। कहीं पे जो कमजोर, स्ट्रांग और वीक वाला होता है कि जो स्ट्रांग है वो कर लेता है। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के इस तरह के लोग सोचें तो उनको भी तो लगता होगा ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे घर में। मैं ये रियलाइजेशन फजीला आप में, क्योंकि आप एम्पैथिक हैं, आपके अंदर अवेयरनेस है।
लेकिन एक जनरल अगर हम माशरे पे नज़र डालें तो ये इतना कॉमन नहीं है, तभी तो इतने तो आज कॉन्फ्लिक्टिंग कॉमन करते हैं इसको, हर औरत जो देख रही है हाँ, बैठ के सोचे बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर मैं परेशान हूँ तो क्यों हूँ, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें मेरा कितना हाथ है, और अपनी गलती को मानना सीखें, अपने दिल में मान लें। अपने घर की क्वालिटी, हाँ। अपनी जिंदगी की क्वालिटी को आप खुद बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप ये सोच लेंगे ना तो आप जान की लड़ाइयाँ मोल नहीं लेंगे। तो हम केसेस से शुरू करते हैं। पहला हमारा कौन है? बिस्मा। बिस्मा को भेजें प्लीज, माइक है उनके लगा। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक। ठीक। कहाँ बैठेंगी आप? बैठ जाए। क्या बिस्मा आप क्या कहेंगी हमसे? अच्छा, मेरा जो ताल्लुक है वो एक नॉर्मल थोड़ा फैमिली सा से। सीधा बैठे। हाँ। ठीक है। मेरा ताल्लुक एक नॉर्मल फैमिली से है, और मेरी जो शादी से पहले की रूटीन थी वो थोड़ी सी इस तरह से थी कि देर से सोकर उठना, 11-12 बजे तक उठती थी नॉर्मली। मैं एक सैलून रन करती थी, मेरा अपना पर्सनल सैलून था, वो चलाती थी मैं। अब उसको मैंने बहुत दिल से टाइम देके उसको बनाया, उसको मैंने रन किया, तो मुझे उस जगह से बहुत लगाव था। बहरहाल वो चलता रहा, फिर मेरी शादी हुई। शादी के 15-20 दिन के बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे। क्लैशेस इस बिना पर थे निदा, वो ये था कि सुबह जल्दी उठना है। मेरे सैलून की टाइमिंग कुछ इस तरह की थी कि मैं आफ्टर ज़ोहर वो ओपन करती थी, क्लोज़ करते करते मुझे नॉर्मली 9-9:30 का टाइम हो जाता था। अब घर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी रूटीन सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरी शादी को 15 दिन हुए थे कि आपने सुबह जल्दी उठना है, रात में आपने किचन को साफ़ करना है, सुबह आपने उठ के किचन देखना है। खैर बहरहाल मैं अपने आप को चेंज कर रही थी, लेकिन चेंज करने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। लेकिन मेरी पर्सनली सास का ये था कि बस आप सडनली चेंज हो जाओ, 360 के एंगल से आप चेंज हो जाओ। अब उनका ये था, फादर इन लॉ जैसे ही नमाज फजर अदा करें उसके बाद आप उन्हें चाय पेश कर दो। वो न्यूज़पेपर रीड करते थे, साथ में चाय पीते थे। अब मैं सैलून से जब 9-9:30 बजे आती थी ना, मुझे किचन को साफ़ करते करते, सारा किचन क्लीन करते करते मुझे मैक्सिमम 12-12:30 बजते थे। रूम में जाओ, हस्बैंड की रूटीन थोड़ी अलग थी, वो लेट जॉब पे जाते थे तो वो लेट सोते थे। अब उनके सोते सोते ऑब्वियसली मुझे भी उठे रहना पड़ता था। वो 3:30-3 बजे सोते थे, उसके साथ सोते सोते अब सुबह 3:30, अब जब सो रहे हो आप 3-3:30, तो सुबह 6 बजे उठना हाउ इज़ पॉसिबल। तो बस इस चीज़ को लेके बहुत कि बस आप सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो। अब मैं इतना डिप्रेस हो गई थी, इतना सोचना सारी जब चीज़ों इंसान को। की नींद पूरी नहीं होती exactly। तो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अजीब उसके और फिर चीज़ें सारा हो दिन मैं सैलून में होती थी, वहाँ की वर्किंग, वहाँ कस्टमर्स को डील करना। आपको पता है कि हम लोग जब नॉर्मल सैलून चला रहे होते हैं, वहाँ पर कस्टमर्स का होता है कि हमें जो भी वर्क करवाना है वो अपने जो वहाँ के सीनियर हैं उनसे करवाना है, ओनर से करवाना है। मैं इतनी टेंशन में कि मैं ना वहाँ सही टाइम दे पाऊँ, ना मैं घर को सही मैनेज कर पाऊँ। फिर उसके बाद रूटीन चलती रही, मैंने खुद को चेंज करा। मैं घर में 11-12 बजे सोकर उठने वाली, ससुराल में मैंने इतना किया कि मैं 7-7:30 बजे उठने लगी। लेकिन उस पर भी ये था, सास की रोज़ाना हस्बैंड से कंप्लेन। वो सुबह उठते थे, उन्हें मेरी कंप्लेन कि आज ये देर से उठी हैं, अब्बू को चाय देर से मिली है, अब्बू का इतना गुस्सा है, अब्बू मुझे बोल रहे हैं। वो खुद नहीं चाय दे सकती थी अपने मियाँ को? वो नहीं देती थी, उनका ये उनसे कहना पहले था कि कौन, तुम्हारी शादी से पहले तो कोई अच्छा, देता होगा शादी ना? से पहले मेरी एक जेठानी थी, वो ये सारी चीज़ें करती थी। अब मेरी शादी के ही फ़ौरन बाद उनके माशाल्लाह बेटी की पैदाइश हुई, तो ये था कि अब वो उसको टाइम दे रही हैं, तो अब सारी चीज़ें आप पे कन्वर्ट हुई। 15 डेज़ बाद उनके बेटे की पैदाइश हुई, तो वो सारी चीज़ें मुझ पर आई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किचन देखना, सुबह 9 बजे दोपहर की हंडिया तैयार हो जाए। तो मेरा ये था कि मैं नॉर्मली 11-12 बजे कर दूँगी खाना, अमूमन लोग 1-1:30 बजे के बाद, ज़ोहर के बाद खाते हैं। मेरा ये था मैं 11-12 बजे रेडी कर दिया करूँगी जो भी सालन रोटी। उनका था नहीं, हमारे घर के उसूल हैं सुबह 9 बजे हंडिया तैयार हो जाए, आपने तैयार कर देनी है, अब हम जब भी खाएं वो हम पे डिपेंड है। अब ये तो हिटलर के उसूलों का तो कोई इलाज नहीं है। बस हमारा लचक नहीं घर, ना हमारे जहाँ। उसूल। अब मैं इतना मैं अपनी मामा आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं नहीं मैनेज कर पा रही। मैं मेरी मेडिकल हेल्प पे कि मैं सैलून में बैठी हूँ और मैं लेकिन मुझे पता है, लगता है इस तरह के सारे सिलसिले जो भी होते हैं, आपको ना उस बंदे से बात करनी चाहिए जिसकी वजह से आप उस घर में हैं। मतलब आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। वो हस्बैंड को ही निकालना चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि देखो उनको, वो अपनी अम्मा को जानते हैं, तो वो उनसे जिस तरीके से बात करेंगे उनको उनकी बात इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी बहू की लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आजकल यही होता था, जब 2:30-3 बजे तक सोते सोते ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में डिस्कशन होती थी, मैं उन्हें ही समझाती थी, कभी प्यार से भी, कभी गुस्सा भी, क्योंकि टॉर्चर एक जहनी टेंशन है ना। कभी कभी मैं हाइपर भी हो जाती थी कि मैं किस तरह, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सैलून भी देख रही हूँ, चीज़ें भी देख रही हूँ, या फिर मैं सैलून बंद कर दूँ। उनका ये था कि नहीं, सैलून भी आपने कंटिन्यू रखना है। मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे भी एग्री नहीं थे कि आप सैलून बंद करो। अब वो उस पर मेडिकल हेल्थ पे इतना इशू कि फिर वो मिसकैरेज हो गया मेरा इन सारी चीज़ों को लेकर।
लेकिन बस सास का मेरा वो अभी नहीं तक तो यही सास कि को अगर सैलून पसंद था तो एक रख लेती, इतने तो पैसे कमाती, उसमें से एक रख लेती, मेड सुबह आ जाती वो। एग्जैक्टली उनका यही था कि मैंने ये भी ऑफर की कि मैं मेड रख लेती हूँ, उसकी जो भी पेमेंट है मैं खुद पे करूँगी, मैं आपको नहीं कह रही, मेरे काम वो देख लेगी, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। लेकिन उनका था नहीं, हमारे यहाँ मासियाँ नहीं आती, बहुएँ किस लिए हैं, बहुएँ काम करेंगी। बड़ी वाली ने 6 साल किया है, उसने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। अब आपका टाइम है, 6 साल तक आप भी 100% दो, उसके बाद फिर चीज़ें सेट इट एक्चुअली इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन और एक्चुअली रियलिस्टिक सिचुएशन भी यही है हमारे बिल्कुल, माशरे ऐसे की। ही है, मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो आ रही हैं हु डू गेट मैरिड और 1 महीने के अंदर, जैसे इन्होंने बताया कि इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, तो वो भी बेचारी इन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रही होती है एंड दे एक्चुअली हैव नो सोल्यूशन। जो ये बात आपने कही ना कि मियाँ बीच में इंटरवीन करें, तो मियाँ इंटरवीन नहीं कर रहे होते, मियाँ वैनिश अवे हो जाते हैं, जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं जैसे है है कि तुम जानो और मेरी अम्मी जाने और मुझे इन मामलात से दूर रखो, which is absolutely wrong। मगर यहाँ पे ये भी करना है कि चूंकि सास बहू की हम रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा बात करें, हस्बैंड को भी हम बीच में लाएंगे, ये वही वाला कॉन्सेप्ट होता है कि पावर प्ले आ जाता है, रोल चेंज होता है। तो मैं अगर सास बनी तो मैं अब फील्ड मार्शल बन जाऊंगी, मैं कमांडिंग पोजीशन में आ जाऊंगी, क्योंकि जो नई लड़की आ रही है, अब आई एम गोइंग टू रूल ओवर दैट गर्ल, बिकॉज वी डू नॉट नो कि उनका अपनी सास के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों से गुजरी हुई हो। तो अब उनकी प्री कंसीव नोशन में एक मिरर न्यूरॉन हो गया कि अच्छा जी मेरे साथ भी ये हुआ तो मैं भी यही करूँगी। दूसरा ये कि जब मेरे साथ ये हुआ तो एक रिवेंजफुल एक्टिविटी, एक इंस्टिंक्ट आ रही होती है जो कि सही नहीं है। मैं ये चीज़ें इसलिए पिन पॉइंट कर रही हूँ कि आपको अपने अंदर झांक कर अपनी करेक्शंस करनी है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आप उस रोल में आते, कहीं ना कहीं वो पावर प्ले शुरू हो जाता है और आपने उस बेचारी आने वाली बच्ची को शायद 1 हफ्ते का भी, जैसे इनके केस में, सांस ही नहीं लेने दी कि उसको इतना बड़ा कि खाना भी बनाना है, सब कुछ, एक करियर भी बनाना है। और एक चीज़ के हैबिट्स तो हमारी ज़िंदगी भर की हैं, उन हैबिट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है। मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी कि छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने कंक्लूड नहीं किया तो आप अभी इधर ही रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हमारी बात चल रही है कि एक खातून जो कि वर्किंग लेडी भी हैं, उन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सबसे बड़ा इशू ये है घर में, मतलब सारी दुनिया की में जंग हो रही है, ये हो रहा है वो, लेकिन घर का इशू ये है सुबह उठो। क्यों, मॉर्निंग शो करने जाना है क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, सुबह उठो सिर्फ नहीं निदा, वो था 6 बजे उठो। अब जो 3:30 बजे सो रहा है वो 6 बजे हाउस पॉसिबल कि वो 6 बजे उठ के बैठ जाए और सबको रूम में ले जाके नाश्ता पेश करे। मैंने बताया जेठानी का बेटा, तो उनको नाश्ते की ट्रे सजा के देनी है। तुम्हारी सास वो वाला ड्रामा तो नहीं ज़्यादा देखती, इंडियन ड्रामे जो आते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें सुबह दरवाज़ा खुलते ही नाश्ते की ट्रे आ जाती है, एक वो भी होता था। ये तो खैर इट्स ऑन अ लाइटर। अच्छा, अब हमने आपकी तरफ की बात तो की, अगर हम सास की तरफ आते हैं तो सास ये सब जो करती हैं कि सुबह उठो, जबकि खाना दोपहर का पकाना है, उसकी जिम्मेदारी दोपहर के खाने की है, लेकिन वो सुबह ससुर को चाय भी देनी है। अक्सर मैंने देखा है बहुत अच्छे ससुर होते हैं, वो बेचारे खुद बना लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं, मीसड़े होते हैं क्योंकि। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं एक बात, हेल्प करते हैं वो। अरे वो भाई, सुबह सुबह बेगम को भी नहीं जगाते, किसी को नहीं, वो खुद चाय बना लेते हैं। खुद बना लेते हैं। अगर आप फारिग हैं तो चलते फिरते रहे ना, इसमें क्या है बुराई? मैं जो बात हमने एक नॉर्म बनाया भाई। हाँ, नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो नॉर्म हमने खुद बनाया हुआ है, हमें अपनी चीज़ों को खुद सही करना होता है। अगर हम एक तो सेल्फ रियलाइजेशन पे आए, और जैसे आप बात कर रही थी तो मैं उसमें ना उस वक्त एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि हम ये तो कह रहे हैं कि ये गलत कर रही हैं, ये बुरी हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि वो ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या वो एकदम से जब बिल्कुल एक अच्छी माँ थी, उसके बाद उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन सडन कहाँ से आ गया? देखें, जब शादियाँ करते हैं ना हम अपने बच्चों की, तो उस वक्त हम उम्र के उस हिस्से में होते हैं, आफ्टर 40 ज़ाहिर है आपके बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो जल्द या बदीर, लेकिन औरतें अपने प्री मेनोपॉजल फेज में होती हैं। और उस वक्त अगर आप किसी डॉक्टर से बात करें या किसी से पूछें तो आपको आइडिया होगा कि उनके अंदर उनके हार्मोन्स की एक जंग चल रही होती है, और समटाइम्स उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना, आप एज ए डॉक्टर समझती हैं। तो हम ये चीज़, अब मतलब मैं लिटरली नाउ इन दिस एज आई रियलाइज़ कि मेरी सास या मेरी माँ
किसी वक्त किसी बहुत ही ऑफ सिचुएशन में होती थी जो हमें समझ नहीं आता था और हम कहते थे यार क्यों कर रही हैं अम्मी, क्या हो गया अम्मी, आप ऐसी तो नहीं थी। हम अपनी सास को सोचती थी और हमें बड़ा गुस्सा आता था उस वक्त। मेरी अम्मी से तो खैर मेरी कभी कभी इस बात पे लड़ाई भी हो जाती थी, यार अम्मी क्या हो गया आपको। लेकिन अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि भाई उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उन्हें उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो उन्हें खुद भी नहीं पता था। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, अवेयरनेस नहीं है। अच्छा हम तो फिर भी चलो पढ़ते हैं या हमें समझ आ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कराची में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं, दुनिया में भी चलो थोड़ा लोग बात करते हैं, मगर हमारे यहाँ तो हर बात को कहते हैं नहीं 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 बुरी बात है, अकेले में करो, ये करो। लेकिन 80% 85% औरतें अभी भी सफ़र कर रही हैं इस चीज़ से कि उन्हें नहीं पता कि वो एक प्री मेनोपॉजल दौर से गुजर रही हैं। उस वक्त उनके हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब्ड हैं और उस वक्त उनके घर में एक नई बच्ची आ रही है बहू की सूरत में। अच्छा अब उनको क्या है, वो शायद उनको बस ये है कि उनको एक फीलिंग आ गई सेल्फ पिटी की कि शायद मैं, देखो मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। अक्सर होता है ना घरों में कि आप सो रहे हैं, ज़ाहिर है अब नए शादी होती है, बच्चे देर तक सोते हैं और कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें, भले सोते रहें, सोने को हमने एक हवा बना दिया है। लेकिन हाँ अगर वो मतलब ऑफ 3-3 बजे तक 2-2 बजे तक कमरों में हैं और अगर बाकी सारे घर के लोग अपने अपने कामों पे हैं और माँ अकेली किचन में खड़ी हुई है और खाना भी बना रही है और दरवाजे भी देख रही है, तो वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे वो सेल्फ पिटी में चली जाती है। उसको ये सोच आती होगी ना कि क्या भाई मैं क्या नौकर हूँ सबकी, मैं क्यों करूँ अकेली सब कुछ। अच्छा, इसलिए शायद वो कहती होंगी कि उठो जल्दी उठो और वो भी मुझे कोई हेल्प गलत, करो। हाँ वो भी कोई गलत सोच है। खैर इनका तो एक बहुत ही एक्सट्रीम केस है, ये तो एक अलग केस है, लेकिन मैं नॉर्मल इन जनरल बात। अच्छा इनके केस में पता है क्या हो रहा है, इनके केस में हो ये रहा है कि वो जो सास हैं वो ये सोच रही है कि जो बड़ी बहू है उसके साथ तो मैंने ऐसे किया कि उसको सुबह उठा दी थी, अब अगर मैं इसको सुबह नहीं उठाऊंगी तो वो भी मुझसे सवाल करेगी कि ये आपकी चहीती है क्या, आप इंसाफ नहीं कर रही हैं, आपने मुझे तो सुबह उठ के नाश्ते भी देने होते थे, इसको खाली दोपहर का खाना बनाना होता है, तो आप इसको सुबह नहीं उठा रही हैं। तो वो मेरा ख्याल में तो ये वो वाली होता है। सास है जिन्होंने ना जेठानी के साथ सही किया ना इनके साथ सही किया। एक्चुअली मेरे केस में ये था, जेठानी और जेठ की लव मैरिज थी तो उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, मेरी टोटली अरेंज थी। मेरी कोई पहले कोई बात नहीं हुई, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस टाइप की मेरी फैमिली नहीं है कि मंगनी हो गई बात नहीं करो, रिश्ता हो गया बात नहीं करो, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी तरफ से भी नहीं था, वहाँ से भी नहीं था कि बात करनी है, बात होती तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन हमारी नहीं हुई। एग्जैक्टली, ये वाली जो इमोशनल मैच्योरिटी है, ये वाली जो इमोशनल मैच्योरिटी है, ये तो घर के आदमी, चाहे वो घर का ससुर हो चाहे वो घर का शौहर हो, ये इमोशनल मैच्योरिटी जो है ना वो आदमी लेके चल रहे होते हैं कि कैसे उनको बैलेंस रखना है। और अगर उस आदमी को, इनके हस्बैंड को अगर पता है कि मेरी अम्मा के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि हो सकता है कि उन्होंने कल्चरली मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू देखा हुआ हो कि हाँ यार मेरी सास ने भी किया। फिर फजीला ने जो एक बात बहुत पर्टिनेंट ये बात की है कि हाँ अगर वो मेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही होंगी, यूजुअली इट्स नॉट इवन द प्री मेनोपॉजल, इट्स एस्टैब्लिश्ड मेनोपॉजल स्टेज जिससे आप गुजर रहे होते हैं, तो उसमें एक ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि जो एक नॉर्मल एंग्शियस पर्सनालिटी होती है वो एक्सट्रीम एंग्जाइटी से अंडरगो कर रही होती है। ठीक है, अब वो एंग्जाइटी में ये होगा कि उसको छोटी छोटी बातों में भी उससे बैठा नहीं जाएगा, उसको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हो जाएगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, रोना भी जल्दी आ जाएगा, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब जब वो गुस्सा आएगा तो उसको पता है कि उसके पास एक्चुअली घर में भी कोई नहीं अपना गुस्सा उतारने के लिए, क्योंकि ना मियाँ सुनेंगे ना बेटा सुनेगा, तो वो ऑब्वियसली बहू ही टारगेट होती है। और वहाँ पे तो मुझे एक बात बताएं, उसका हल क्या है, क्या करना चाहिए बहू को उस वक्त या बेटे को उस वक्त, इसका हल क्या है? यार ये पता है सारी, मुझे लगता है ये सारी फैमिली जब एक पेज पे होती है ना, या पूरी सोसाइटी को, अगर हम वही बातें अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम शायद किसी तक वो बात कन्वे कर सकें कि जैसे आप जब शादी भी कर रहे हैं ना अपनी बच्ची की, जो माँ भी कर रही है ना, तो उसको भी चाहिए, अगर उसको भी ये सेंस हो कि मैं भी इस पॉइंट पे हूँ, क्योंकि वो भी उसी पॉइंट पे होगी ना, बिल्कुल, तो वो अपनी बच्ची को समझा के भेजे कि बेटा थोड़ा एम्पैथी रखना, ये बात, हर चीज़, मतलब आप उधर से जहाँ से आ रहे हैं वो फिगर भी जो है, मदर फिगर जो है वो भी ऐसे ही हो, और जहाँ जा रहे हैं वो भी ऐसे ही हो। क्योंकि कभी कभार तो ऑपोजिट हो जाता है ना, वो माँ भी उस फेज से गुजर रही है, तो वो बेटी जो है उसको भड़का रही होती है, और बजाय इसके कि वो एम्पैथी करे कि वो और उसकी जो समधन है वो एक ही फेज से गुजर रही है, और मुझे पता है कि एक ही हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे बैठे बैठे ना, कभी उनको छोटी सी बात पे रोना शुरू हो जाती थी, या अगर कभी मैं अपनी सास से कोई इस तरह की बात करती थी तो वो एकदम से ट्रिगर हो जाती थी, उनको बुरा लग जाता, समझ नहीं आता था किस बात पे बुरा लगा। बट नाउ आई रियलाइज के
उन सिर्फ बेचारों एक के साथ ये चेंज हो ऑफ रहा था। परसेप्शन जो है ना, सिर्फ एक चेंज ऑफ परसेप्शन है कि अगर ये मुझसे ये बात कर रही है तो इनका मकसद शायद मुझको हर्ट करना नहीं है, या हाँ। इनका ये मुझे इनको नेगेटिवली नहीं परसीव करना, क्योंकि शी इज़ अंडरगोइंग अ बायोलॉजिकल चेंज जो कि उनके भी हाथ में नहीं है। आपने बीवियों कभी की उनसे भी बैठ के बात की कि आप देखिए मैं सो नहीं पा रही हूँ, जब मैं सो नहीं पा रही हूँ तो मेरे ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, देखिए मिसकैरेज हो गया, ये हो गया। आपने कभी उनसे बैठ कैसे पहले तो अपनी मदर से डिस्कस किया कि मामा कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो मेरी मदर का ये था, बेटा आप अपनी सास से अकेले में बात करो, उनसे बाउंडिंग थोड़ी अच्छी बनाओ, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करो कि आप मम्मा इस तरह से करें, उस तरह से करें। मैंने यही किया, सास के पास गई, उनसे पूछा कि अम्मी मेरी थोड़ी सी ऐसा है, मैं 6 बजे बहुत अर्ली, अम्मी इसको 8 पे मूव कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। मेरी सास को उस टाइम होता था, ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे बेटा। मुझसे बहुत ऐसा नहीं कि मुझसे वो डांट रही हैं, लड़ रही हैं, नहीं, बहुत पोलाइटली वे में, ठीक है बेटा जैसा आप कह रही हो आप वैसा कर लो। लेकिन जहाँ हस्बैंड उठे हैं 12 साढ़े 12 बजे, वो नाश्ता करके अपनी अम्मी के रूम में जाते थे, वो जब आते थे उनका फेस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये भी आपकी अजम्पशन है कि जब आपके हस्बैंड आते थे, इसका मतलब प्रॉब्लम सास में नहीं है, हस्बैंड में है, ये भी आपकी अजम्पशन है। देखो, तो वो आप फिर अपनी ये आपको अपने मियाँ से बात हाँ, करनी और देखो जब आप अपनी अम्मी से बात करते हो, ठीक है ना, आपकी अम्मी भी हर वक्त तो नहीं अच्छे मूड में रहती ना, अम्मी भी सुना देती है ठीक ठाक, तबीयत साफ कर देती थी। लेकिन मुझे मेरी माँ ने जितना जिंदगी में डांटा होगा मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि 2 मिनट बाद अम्मा प्यार भी कर लेती हैं, आप खुद अम्मा के गले में लटक जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सास या ससुर ने आपको कुछ कहा होता है तो आप सारी जिंदगी दिल में रखते हैं। तो आपको ना इन चीज़ों से भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर ये समझा हाँ, रही वही है। बात है ना कि जब बहू के रोल में जा रहे होते हैं, जब बहुत सी जगह ये भी होता है कि अम्मा फौरन प्यार भी नहीं करती है, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, अम्मा लिपटाती भी नहीं है, तबीयत साफ करती है। तबीयत साफ कर देती है, लेकिन यू आर ओके विथ योर मदर। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना कि जब आपका रोल चेंज हो रहा होता है, आप बहू बन के जा रहे होते हैं, समहाउ आप इतने डिफेंसिव मोड में होते हैं कि आपके अंदर वो लचक ही नहीं आ रही होती है कि आप कहीं ना कहीं बात को रेजोल्यूशन की तरफ लाएं और आप उसको मतलब फिल्टर कर सकें कि Yes. ये एक्चुअली दुश्मनी के मोड में है या ये मुझे समझाने के मोड में दूसरी है। एक और बात ये होती है, जैसे बहुएं अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा अवेयरनेस उनके पास होती है, वो थोड़ी स्मार्ट भी होती हैं, तो अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेती हैं चीज़ों के, जो शायद सास को निकालने नहीं आ रहे होते। उनका तजुर्बा तो होता है, मगर वो उनके पास वो डिग्री का एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस कभी कभार जो बहुओं के पास होता है, तो हर घर के उस रूल्स वक्त वो एंड काम रेगुलेशंस भी होते हैं ना, शायद वो अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना चाह रही। और एक अच्छी बात ये है कि और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड हो, उनको अच्छे अच्छे से तोहफे भी दे दिया करो। ये एक बहुत अच्छी बॉडी एक बहुत मोहब्बत की कहते हैं, तो हमारे मजहब में भी है ना कि आप एक दूसरे को तोहफा देते जेस्चर हो। ऑफ लव है। कि मेरा ये था, मेरी कभी उनसे बात हुई नहीं खराब सास से। मुझे ऐसा लगता था हम सास बहू ने फ्रेंड्स हैं, हमारी बाउंडिंग इस तरह की थी, साथ बैठते थे तो लोग नहीं यकीन नहीं करते बेटा, कि हम मियाँ साथ बहू हैं। में तुम्हारी सास में प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे मियाँ के अंदर 2-4 औरतें थी जरूर। तुम्हारी मियाँ के अंदर सास है। अच्छा, हस्बैंड का ये कहना होता था, अम्मी ने जो बोल दिया बस वो बात पत्थर की लकीर है, मेरी माँ का हुक्म सर आंखों, मतलब वो ये कह के मुझे वहाँ खामोश अच्छा, करा ये जो देते। जुमले होते हैं ना फजूल किस्म के, तो ये जुमले अगले को खामखाई आग लगा देते हैं, हालांकि अगले ने उस तरह से बोला भी नहीं होता शायद उनकी अम्मा ने। और देखो हम वन साइड स्टोरी सुन रहे हैं यहाँ बैठ के आपकी, मुझे लग रहा है यहाँ इनकी सास को होना चाहिए था। नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आप बिल्कुल आपने इतना सही पॉइंट किया है कि वो जो हस्बैंड के जुमले होते हैं ना, वो आपको दूसरी शख्स के लिए नेगेटिव कर देते हैं। और हाँ, कि वो उन्होंने शायद नेगेटिविटी में बोले भी नहीं होंगे, मगर हस्बैंड ने जिस तरह आके आपके आगे पोर्ट्रे किया, तो थोड़ा सा ना हस्बैंड्स भी बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं इस सीज फायर में। पाकिस्तान वाला रोल अदा करें, नहीं वो वाला ना करें, बेहतर वाला कर लें थोड़ा, जो सीज फायर जरा देर तक चले। लेकिन अच्छा, अब हम अगले थैंक यू so much. Thank you. अगली उस पे चलते हैं। तो हमने इनको यही कंक्लूजन बताया कि सास को टाइट करने की जरूरत नहीं, मियाँ को टाइट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा मोहब्बत के साथ चलें और फिल्टर रखें कि भाई सही बात क्या और गलत बात क्या। और देखिए, रूल्स तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। वही वाली बात, इनके घर के मसले का हल यही है कि अगर कोई एक सुबह के वक्त खाना पकाने वाली रख दी जाए, मैनेज करना होता है बस घर को। हाँ, मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तूबा जी तूबा, क्या कहें? मेरा नाम तूबा है और जो है ना, मेरी शादी को 6 साल हो गए ना, तो मैं बहुत डिसेंट फैमिली से, यानी काइंड ऑफ सुलझी हुई फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन जो मेरी शादी हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और शौक फैमिली नहीं होती, जैसे वाइब्रेंट लाउड फैमिली में मेरी शादी हुई। तो मेरी जो ज़िंदगी थी वो तो बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से चेंज हुई ना।
तो 10 बजे मेरे यहाँ सब मतलब मेरे मैके में सब सो जाते हैं और मेरी ससुराल में आना जाना जो है वो स्टार्ट ही रात 10 बजे से होता है। ओए होए। तो एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। सब मुझे समझते थे जैसे कि मैं मगरूर हूँ या मैं अपने रूम में, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मेरी तो सेम वही रूटीन है ना, सुबह उठना 10 बजे तक मुझे नींद आ जाती है और फिर मेरे हस्बैंड भी सुबह ही जाते हैं, तो उन्हीं के साथ अपनी रूटीन मैंने एडजस्ट करी हुई थी। तो सब मतलब मेरे ससुराली मुझे ये समझते थे जैसे मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली हूँ या मगरूर हूँ, क्योंकि मैं फ़ौरन रूम में जैसे 10 बज गए या 10:30 हो गए, थोड़ा सा मैं टाइम देती थी। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही चली जाती थी, लेकिन जितना मुझसे होता था मैं देती थी। खैर उसके बाद जो है ना मेरी सास ने मुझे प्रेशर देना शुरू किया, टॉर्चर करना, काइंड ऑफ मैं तो टॉर्चर ही कहूँगी कि ना नहीं अपनी आदत बदलो, नहीं अपनी आदत बदलो और हमारे साथ भी एडजस्ट हो, अपने हस्बैंड के साथ भी एडजस्ट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं सुबह 7 बजे उठूँ और रात 2-2, 3-3 बजे तक उनके साथ बैठूँ। खैर मैंने बहुत ट्राई किया। अच्छा उनके यहाँ मिलना जुलना भी बहुत था, जैसे उनके यहाँ सब अचानक आ जाते थे रात में, तो ये भी अचानक रात में जाती थी और मुझ पर ये प्रेशर था कि मैं इनके साथ ही जाऊँ। हाँ, जब भी जाऊँ साथ जाऊँ, नहीं तुम बड़ी बहू हो, आगे तुम्हें लेके चलना है, तुम्हें साथ जाना पड़ेगा और तुम एडजस्ट करो, कुछ भी बहुत बहुत प्रेशर करके। अच्छा जब मैं चली तो जाती थी, ज़ाहिर है बड़ी हैं, उनकी बात भी रखनी है और हस्बैंड की मदर हैं और सास भी हैं, तो एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी आ जाता है। अब मैं जाना तो स्टार्ट मैंने कर दिया, तो जब ज़रा लाउड लोग होते हैं ना तो बातें भी हो जाती हैं, तो उसमें मेरा नाम भी आता था जबकि मैं जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं जाऊँगी और साथ बैठूँगी तो जो जो बैठा होता है उन सबके ही नाम आते हैं, तो मेरा नाम भी उसमें आता था। और जबकि मैं कुछ ऐसी किसी के साथ नहीं करती थी, लड़ाई या कोई ताना कस देना किसी पे भी, जैसे फिर उसके बाद में इशू बनते थे तो उसमें सबसे पीक पे मेरा नाम आता था कि जैसे तूबा भी साथ थी, उसने भी बोला या उससे पूछ लो। तो मुझे मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत सुलझी हुई, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रही, लेकिन चेंज हो जाता है ना एकदम बिहेवियर। खैर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की। यकीन करें प्रेगनेंसी में भी कुछ भी हो, रात में मेरी अम्मी मना करती हैं कि प्रेगनेंसी में एहतियात करनी चाहिए रात में, नहीं भाई मेरी सास भी वो करती मना, लेकिन घर उनके रिश्तेदारों के घर मुझे ज़रूर जाना, तो मैं निभाने रिश्तेदारियाँ हमसे ही तो सीखोगी, लेकिन मतलब कोई कंडीशन है, कभी दिल है कभी नहीं है, हमेशा तो एक जैसा मूड नहीं होता ना, लेकिन मुझे जाना पड़ता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में तो बच्चे नहीं जाते भाई, बच्चों को शादियों में घसीट के ले जाना पड़ता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की ना, तो खैर उन्होंने समझा मुझे थोड़ा सा, लेकिन जब वो अपनी मदर के पास गए मेरी ये फरियाद लेके, तो फिर वो वहाँ से वापस चेंज होके ही है कि नहीं नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा, और मेरी अम्मी ने भी किया था और सारी लेडीज़ ऐसी करती हैं, सबको लेके चलना पड़ता है और तुम भी ट्राई करो ये वो। और उनको अपना भी सुबह 7 बजे भी मतलब मैं उठूँ, चले मैं उठ जाऊँ, लेकिन उसके बाद में मेरे अपने काम होते हैं, छोटा बच्चा उसको भी देखना होता है, सब ऐसा नहीं हो सकता ना, और रात तक भी मैं उनको टाइम दूँ। तो क्या तुम लोग रोज जाते हो, वीकडेज में भी रोज कहीं जा रहे हो, तुम्हारे घर मेहमान आ रहे हैं क्या? तो उनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे मेहमानों के, रिश्तेदारों के? नहीं, अक्सर लोग तो अपने बच्चे छोड़ के आते हैं और ज्यादातर बड़े ही हैं ना, तो फैमिली भी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, बड़ी फैमिली होगी, लेकिन ये भी एक वो वाली चीज़ है ना कि पर्सनालिटी। हाँ, लेकिन अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये तो एक ये भी एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि हर तरह की एक डिफरेंट फैमिली सेटअप होता है। भाई अगर ये एक वो वाली फैमिली सेटअप में जो कि ज़रा आइसोलेटेड हैं या इंट्रोवर्ट्स हैं, अब इनकी शादी हुई है एक बहुत एक्सट्रोवर्टेड फैमिली में, तो ये तो चीज़ पार्टनर्स में भी होती है कि अगर मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ तो आई गॉट मैरिड टू अ मैन who might be or actually he is a very introvert। तो अब कहीं ना कहीं दो पर्सनालिटीज़ के क्लैशेस तो आ रहे हैं ना। अब ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही हैं, तो खाली एक हस्बैंड की भी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है और एक पूरा उस घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा है जो कि बहुत ही सोशल है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो यहाँ पे एक जो सोल्यूशन है ना कि जो हम मीडिएटर बना के ना मियाँ को भेजते हैं कि अब आप मेरी फरियाद वहाँ से लेके जाएं, खुदा जाने वो फरियाद किस तरह पुटअप करते हैं कि वो माँ और नेगेटिव हो जाती है कि अच्छा अब तुम बीवी के कहने में आ गए हो, अब तुम बीवी के मैसेजेस, अब तुम अपनी बीवी के वो गुलाम हो गए, अब तुम हमें उसके सामने खड़ा करो। ये जो मैसेंजर है ना ये ठीक नहीं है। और वहाँ से वो क्या लेकर आ रहे हैं और फिर बीवी को क्या बता रहे हैं, तो इससे बेहतर है खुद नहीं बात करें। एग्जैक्टली, आपको जाके तो किसी की और अपनी पर्सनालिटी की, यार मेरी पर्सनालिटी कैसी, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली तो हमें पता है कि लड़की किस घर की है, लड़का किस घर का है, हमें अपने इनर स्टेट पता है। व्हाई नॉट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द फैमिली मेम्बर्स कि मेरा पिछला सेटअप कैसा था और मैं खुद कैसी हूँ, कि मैं तन्हाई पसंद हूँ, मैं मुझसे बहुत
मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जब आप उनको बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं तो वो भी सोशली फिटीक्ड आउट हो जाते हैं, उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता। मगर बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट उनसे अपनी शख्सियत के बारे में बताएं कि हाँ आपकी शख्सियत तो है और इसमें कोई अच्छाई और बुराई वाली बात नहीं है, आपकी ऐसी है लेकिन मेरी ऐसी है। तो सम हाउ जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है तो उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन से लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करें, और जैसे बीच वाली चीज़ इन्होंने निकालने को कही ना, कि अगर वो रोज़ जा रही हैं तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा उनके साथ चली जाएं ताकि उनका मान भी रह जाए, और आप फिर दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लें। अपना टाइम टेबल फिर आप उस हिसाब से भी कि आप 4 अपनी बातें भी रखें और 2 उनकी भी सुने। सो बीच का हल निकलना इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत रख रखाव वाले होते हैं और उनके लिए बहुत मैटर करता है ख़ानदान, ये वो रख रखाव। तो कुछ फैमिलीज ज़्यादा होती हैं, कुछ बिल्कुल ही कट ऑफ हुई हुई होती है, और कुछ लोगों का ओढ़ना बिछोना ही ख़ानदान होता है कि हम ख़ानदान के बगैर नहीं चल सकते। और दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है हमारी बच्चियों में भी, या फिर मतलब इन वही अगेन मैं बात कर रही हूँ कि हम लोगों में भी एक मसला ये होता है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी है, जो नहीं भी होती हम उसकी भी जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं। मतलब आपको अगर उन्हें कहा है कि भाई आप बड़ी बहू हैं, आपने साथ जाना है, तो आप उन्हें कह सकती हैं जी बिल्कुल मैं साथ चलूंगी, लेकिन मैं वीकेंड्स पे चलूंगी बच्चों के साथ। मेरा बच्चा अपसेट होता है, डिस्टर्ब होता है, आपको देख रही है वो रोता है, तो कोई भी औरत इतनी सास जालिम नहीं होती कि आंखें बंद कर ले जब उसे नजर आएगा कि मेरा पोता या पोती बच्चा जो कितना है छोटा है तुम्हारा? 3 साल का है। 3 साल? तो अपसेट होते हैं बच्चे, अपनी जगह पे सोना सबसे छोटा चाहते 3 हैं। साल का है, 2 हैं, एक 5 साल का है, एक 3 साल बड़ा का। वाला उनको पकड़ा दिया करो, कहना इसे ले जाए। नहीं, बच्चों को जल्दी सुलाती हो कि देर से? नहीं नहीं, बड़ा वाला माशाल्लाह स्कूल जाते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं। तो अब बस तुम्हारे पास बहुत अच्छा बहाना है कि मैं बच्चे मेरे बगैर नहीं सो सकता। नहीं, वो कहते हैं कि हस्बैंड देख लेंगे। नहीं, हस्बैंड नहीं देखेंगे। मैंने उनसे बहुत तुमने दफा बच्चे को ट्राई बोलना है, की तुमने सोना ही नहीं है एकदम। नहीं। देखो ना, थोड़ी चालाक बनो, थोड़ी स्मार्ट बनो। तुम बच्चे को बोलो तुमने अब्बा के पास सोना ही नहीं है, असल रोते रहना में है। मैं जहाँ से आती हूँ ना निदा, हमारे यहाँ यही होता है कि अगर बड़ों ने बोल दिया ना तो बस अब आप आगे से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं देखिए, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रही ना, अब तुम हल निकालो उस चीज का। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बच्चे को सुलाना है तो बच्चा एक सबसे बड़ा बहाना है कि बच्चे को सुलाना है, कि उनको बुरा भी नहीं लगे। नहीं, बुरा भी नहीं क्योंकि लगता। बच्चे छोटे हैं, वो नहीं, सुलाएगी। वो बच्चा पकड़ लेती हैं जो बात है। जब साथ लेके जाना होता है ना उन्हें, तो जो 3 साल के हैं वो बहुत शरारती हैं, तो वो अपने साथ मतलब वो कहती है मैं संभाल लूंगी, बस तुम अच्छा, जाओ। लेकिन बच्चे को रात को क्यों जगा रहे हो भाई? हाँ, लेकिन बच्चे बात का इसमें सिस्टम ये है खराब। कि चलो वो तो गलत कर रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी तो सेल्फ जब माँ रिफ्लेक्शन बन देखनी जाती है है ना। तो फिर थोड़ा stubborn होना पड़ता है। बच्चे का स्कूल है, रूटीन बच्चे होता की है। पढ़ाई अच्छा, चलो, 3 शुरू साल हो वाला बच्चा भी जाएगी। स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन कल तो जाएगा। ये आप 5 साल उसको वाला क्यों रात 5 को साल जगा? वाला तो जा रहा है ना, और फिर उसके आगे एग्जाम्स भी होंगे। अगेन थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन ये होगी कि अगर वो कह रही हैं तो मैं भी एक स्लेव बनकर उनका काम किए जा रही हूँ, हाँ, किए जा रही आपको हूँ, stand और लेना मैं पड़ता है। कम्युनिकेट ही नहीं कर रही हूँ, तो वो भी उनकी भी वही ना, इस expectancy एज effect में आप बहुत बढ़ा रहे नाइव हो। होते हैं। हाँ। नहीं समझ आता। नहीं, लेकिन अभी आपको हम stand इसको लेना मशवरे पड़ता दे रहे हैं क्योंकि हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, लेकिन शायद जब हमारे ऊपर पड़ी होगी तो हम भी ऐसे ही हो गए होंगे, बिल्कुल रोबोट की तरह। आप अगर थोड़ा चीज़ों को सही से लेके चलें, स्टैंड लें। जैसे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा उनको शौक था कि देर तक ना रात को, जब मेरी शादी नहीं थी हम खूब घूमते फिरते थे, लेकिन बाद में जब मेरे बच्चे स्कूल जाने शुरू हुए तो फिर मैंने ये एक रूटीन बना दिया था। मैंने सोचा मेरे बच्चे 7:30 बजे बेड में होते थे और 8 बजे सो चुके होते थे। उसके बाद मेरा अपनी नमाज़ पढ़नी है, डाइजेस्ट पढ़ना है, जो भी पढ़ना है मैं करती थी। तो अम्मी मेरी कहती थी भाई मैं तो नहीं आऊँगी तुम्हारे घर रात को, तुम्हारे घर तो रात को अजीब एक गाँव का सा माहौल होता है। मैंने कहा अम्मा आपकी मर्जी है। मैंने कहा मैं सिर्फ वीकेंड पे चल सकती हूँ, घूम सकती हूँ। और देखिए मैंने एक ना एक ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू अच्छा। करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक, मतलब फंबल ही हो गया ना, एक ज़रूरी टॉपिक है कि बहुओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी आदत बदल दें बिल्कुल। और यार वो चली गई ना, जिनको मुझे वो जुमला बोलना था, आप अपने कंटिन्यू रखें ना, वो सुन लेंगी। मैं बोल दूं उनको। हाँ ना, मैं उनको ये समझाना चाह रही थी कि लर्न टू से नो। बिकॉज मैंने एक मुझे किसी ने बताया कि जी एक दिन का एक वो हो रहा है, आप जाएं वहाँ जाके। अब देखिए ये क्या वो अल्फाज याद नहीं आ रहे, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपन्स टू मदर्स। खैर, तो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक क्लासें ली थी, उसमें उन्होंने सिखाया था कि लर्न टू से नो। उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब जब वो कह रही है ना कि हमारे तो घर वालों ने सिखाया कि आप कुछ ना कहें, फिर बदतमीज़ी ना करें, लेकिन आप उन्हें बताएं कि देखें आज मैं नहीं जाऊँगी। तो मतलब एक होता है बहस करना, बदतमीजी करना, एक सिंपली होता है। आप अडल्ट हैं,
आप कोई बच्ची नहीं है हाँ, कि आपको हाथ कोई पकड़ हाथ के थोड़ी ले- पकड़ेगा हाँ। और आपको ले जाएगा। हाँ, आप उनको बोले कि अम्मी मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, तो कहे चलो नहीं मैं नहीं जा सकती, बस आप कहीं ना कहीं तो आपको बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी पूरा होती हफ्ता हैं। है, अगर पूरे हफ्ते जा रही हैं तो आप वीकेंड्स पे, जिस दिन आपके दूसरे दिन बच्चों की, आपके हस्बैंड की छुट्टी है, तो आप उस वक्त उस दिन चली जाएं, या फिर आप मतलब होता है ना मयाना रवि। हाँ, मतलब ये बिल्कुल। प्रेशर को जो है ना थोड़ा आपको लेना आना चाहिए। लोग आपको प्रेशर दे के ही काम कुछ कराते हैं लोग ना। होते हैं ना, उनको होता है कि अरे हम उनको नाराज कर देंगे, नहीं घर का ये माहौल चीज़ नहीं खराब हो सोचनी जाएगा। चाहिए ना, थोड़ा प्रेशर लेना आना चाहिए। जैसे मैं कुछ खवातीन मेरे आसपास हैं जो वो बहुत प्रेशराइज करती हैं मुझे हर चीज़ में, लेकिन अब उनको समझ आ गया कि ये वो केस ही नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, आज मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, या ये बात मैं आपको क्यों बताऊँ, आपको क्यों पता होना चाहिए कि मैंने दोपहर को क्यों क्या खाया है, मैं आपको नहीं बताना चाहती, तो क्योंकि ये मैं आपको बाउंड्रीज अपने रवैये से एस्टैब्लिश बता की देती और हूँ। बहुत हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश की हाँ हुई हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम फलक। फलक जी। मेरे साथ तो मतलब हर किसी के साथ होता है, क्योंकि अपना मायका और ससुराल बहुत डिफरेंट होता है ये। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं मेरे लिए। उनकी कुछ अल्फाज ऐसे थे कि उनको फेस करना बहुत मुश्किल था। कुछ ऐसे अल्फाज थे ना मेरी सास के कि वो कहती थी समझो, आंखों के इशारे समझो। वो टीचर थी। अब कुछ ऐसे, मैं नई नई शादी हुई तो सबसे कहने लगी सर्दी गर्मी कर लो, सर्दी गर्मी कर लो, सर्दी गर्मी कर लो। अब मैं इतनी परेशान, अब मैं नई नई थी, मैं पूछ भी नहीं सकती कि मतलब क्या मैं किससे पूछूं। अजत तुमने कर ली, घर में सबसे पूछ रही थी। तो अब मुझे कहने लगी तुमने कर ली, 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ तुम्हें ना, तुमने कर ली। मैंने कहा मैं चुप होके ना कमरे में आ गई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये सर्दी गर्मी क्या होती है? हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि सर्दी गर्मी क्या होती है? क्या सर्दी गर्मी क्या है ना, सर्दियों के कपड़े रख लो और गर्मियों के कपड़े अंदर रख दो। मैं इतनी मुश्किल, मतलब बंदा ये कह सकता है कि भाई सर्दी के कपड़े पूरा जुमला बोलते भाई। बोलते हैं। अब वो कुछ ऐसे अल्फाज बोलती थी कि ना, और वो कहती थी मेरी समझो, मतलब मुझे समझाना ना पड़े, मेरी आंखों से जब मैंने बोल दिया है ना वो चीज़ कर लें आप। फिर खैर मैंने कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ना कच्ची कड़ी बनेगी, कच्ची कड़ी बनेगी। अब मैं इतनी परेशान, अब मैं किससे पूछूं? अब मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से भी पूछूंगी तो वो यही कहेंगे कि हर वक्त जो है इनको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। अब मैं इतनी परेशान अपनी देवरानी से पूछ रही हूँ तो उन्होंने भी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि क्या होती है कच्ची कौन कड़ी। सा घर है भाई ये? खेल रहे थे तुमसे। अब मैंने अपने हस्बैंड को कहने की कच्ची कड़ी, मैंने कहा मम्मा मुझे कच्ची कड़ी बनानी नहीं आती ना, आप बता दें। तो कहने लगी जाओ अपने कमरे में चली जाओ और ना नेक्स्ट टाइम जब बनानी आ जाए ना तब किचन में आना। अब मैं कमरे में आके ना रोने लग गई अपने हस्बैंड के आगे। तो कहने लगी क्या हुआ? खोलो। नहीं तो आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप ये सोचे ना कच्ची कड़ी है क्या चीज़। अब मैं अपने हस्बैंड से आगे कह रही हूँ कि ना मुझे बताया तो जाए कि कच्ची कड़ी है क्या चीज़ ना, तो मैं बना लूँ, आप मुझे बता दें मैं बनाती रहूँगी। तो अब कहने लगे अपने ना मतलब अम्मी को समझो, अम्मी जो बोल रही है ना उनकी आंखों से समझ लो, वो जैसे वो चाहती है ना। अब तुम कमरे में नहीं बैठो, तुम उनके पास बैठो, उठो बैठो, खाना पीना वो जैसे कर रही है उनके मतलब रंग में ढल जाओ बिल्कुल। अब मैं जब किचन में आई हूँ, मैंने कहा, मैं पतीली ढूंढ रही थी कि मतलब कहाँ है कच्ची कड़ी, मैं देखूँ तो सही है अच्छी है क्या चीज़। जब मैंने मेरी देवरानी से मैंने पूछा तो कहने की वो बाउल में। जब मैंने बाउल खोल के देखा तो वो दही बड़े थे। अच्छा ओके। मतलब कुछ ऐसे अल्फाज ऐसे थे, हाँ ऐसे बहुत ही किसी अल्फाज अलग, होते थे, बिल्कुल अलग दुनिया के अलग खानदान में गई थी बिल्कुल जब डिफरेंट शादी थी। हुई। मतलब वो खुद टीचर थी माशाल्लाह से। तो वो चाहती थी कि जैसे मैं अगर मैं मतलब बोल रही हूँ तो बस समझो, मेरे बगैर बोले Actually, समझो। आप जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जो जहाँ काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर कहते नहीं है यार ये तो इनका रोब तो बिल्कुल प्रिंसिपल जैसा है, या इनका रोब तो बिल्कुल टीचर जैसा है। वो आपकी पर्सनालिटी पे कब हावी हो जाता है, आपका प्रोफेशन आपको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल इसी तरह की से मेरे साथ वो पता मुझे लेकिन बहुत आप सारी ऐसी वो चीजें तो थी। एज टीचर बिहेव करी थी, पर आप उनकी स्टूडेंट तो नहीं है ना। थी, बिल्कुल नहीं तो थी। आप क्यों स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही हैं? मैं ऐसे मुझे नहीं पता था, मुझे जब तक पता नहीं चलेगा, वही मैंने कहा मम्मा मुझे बताएं, मैं जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे करूंगी। तो कह रही है नहीं तुम्हें जो है ना सीखना है, यहाँ पे सीखो। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने इसका हल बाजी निकाला। पढ़ाएंगी तो टेस्ट दूंगी। बिल्कुल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब अब तुम मतलब टोटली अम्मी कैसे खा रही हैं, बैठ रही हैं, क्या कर रही हैं, हर एक एक चीज को नोट करो, मतलब उनको बोलना ना पड़े, अपने आप को बदलो। एक्सट्रीम हो गया मतलब। नहीं वैसे बिल्कुल। पता है मैं होते हैं जानती ये। हूँ एक ऐसी खातून को और मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मगर मसला ये होता है कि जो लोग
हम जो इस इन्वायरमेंट से बाहर होते हैं ना, तो हमें बहुत अजीब लग रहा होता है, हम कहते हैं यार ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों नहीं निकल रहे यहाँ से, लेकिन जो उस एनवायरनमेंट के अंदर फंसे हुए होते हैं ना, वो उधर से उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ, उनके भी यही मसाइल थे। अब वो क्या था कि उनके जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज थे या जो भी उनकी ज़िंदगी में कुछ मिसहैप्स हुए, तो उससे उन्होंने अपने बच्चों को इतना वो कर दिया कि अब ये मिसहैप हो गया, तो अब मतलब उन्होंने सबको इस तरह कंट्रोल में कर लिया कि हर कोई कह रहे हैं ये बेचारी हमारी माँ जो है, हम इसकी हर बात मानेंगे। उस चक्कर में उस औरत ने अपनी बहू के साथ जो काम किया ना, उसको साइको कर दिया और फिर लोगों में उसको रजिस्टर करा दिया कि ये तो साइको है, ये पागल है, ये ठीक नहीं है, उसको आप इंजेक्शंस लगवा रहे हैं उसके। अच्छा, जब वो बात करे तो वो नॉर्मल लगे। अब मसला ये कि आप फिर डर जाते हैं ना कि भाई पता नहीं पागल है या नॉर्मल है बेचारी, कुछ पता नहीं है कि उस घर में उसके साथ क्या हो रहा है। तो कुछ औरतें वाकई बहुत ख़तरनाक होती हैं कि जो अपनी इस तरह रखने के लिए एग्जैक्टली फजीला, एक्चुअली रियलिस्टिक केसेस में भी यही हो रहा होता है कि बेचारी बच्चियां जो होती हैं वो साइकेट्रिक मेडिकेशंस पे आ जाती हैं, और फिर यही बताया जाता है कि भाई ये तो पागल हैं और मतलब ये पागल है। हर कोई पागल तो नहीं होता, और बाहर से देखने वाले को नजर आ रहा है कि पागल वो नहीं है जिसको बोला जा रहा है, पागल वो है जो बोल रहा है, और आप उस सिचुएशन से हट भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो ये वाले केस की बात कर रही हो ना, कि एक तो वो टीचर है, सही है, तो वो सास के भी रोल में टीचर हो गई, वो बीवी के भी रोल में टीचर ही थी और वो बेटे की भी रोल में टीचर थी। यहाँ पे मोर ओवर एक तो ये प्रॉब्लम, एक तो ये बड़ा फायदा था कि जब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही तो बंदा चुप रहे, क्यों पूछने की जरूरत है कि ये क्या है, तो मैं वैसे ही पकाऊं, अच्छा है नहीं समझ आ रहा, कोशिश करता है। लेकिन अगर वो फिर उन्होंने कहा कि ये मैं नेक्स्ट टाइम तुम बनाओगी, अब जाहिर सी बात है फिर मैं यही पूछूंगी ना कि भाई आप बताएं तो फिर मैं बनाऊं। हाँ, एक हद तक आप कोशिश करें, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर वहाँ से बहुत ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो फिर आप भी अपनी एक बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करें कि अच्छा मैं बनाऊंगी उस वक्त जब आप मुझे बताएंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा होता है निदा कि ये वाले जो हस्बैंड्स होते हैं ना, खास तौर पर कि उठो बैठो वैसे करो, ये अपने ऊपर से ना बोझ हटा रहे होते हैं, क्योंकि माओ की एक्सपेक्टेशंस बेटों के साथ होती है और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ये मदर्स होती हैं कि माँ के लिए ये करो, माँ के लिए वो करो, तुम किस तरह के बेटे हो। जब कॉन्स्टेंटली आप उनके ऊपर वर्बल अटैक्स कर रहे होते हैं या उनको लो सेल्फ स्टीम में कर रहे होते हैं, तो बेटे क्या कह रहे होते हैं, बेटे कह रहे होते हैं कि यार बड़ा अच्छा टारगेट आ गया बीवी की सूरत में, इसको सामने कर देता हूँ, इसको आगे कर दो, खुद बच जाओ। तो अभी क्या सिचुएशन है वैसे? अभी आप उधर ही उसी सिचुएशन में? नहीं, अब तो मेरी सास की डेथ हो गई है, लेकिन अब हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब मैं खुद सीख गई हूँ, लेकिन मुझे होता है जब नए जाते हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब एक तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और फिर अगर हमारी एक तो रिश्तेदार में अगर शादी हो तो चलो फिर वो होता है कि आना जाना लगा हुआ होता है तो इतने अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मतलब अननोन में जाते हैं तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है। हर घर का कल्चर अलग लेकिन होता आपने है। क्या सीखा इस आपकी जिंदगी के से? आपका लेसन क्या आपने सीखा? मेरा ये हुआ कि अगर मैं इसकी जगह मैं होंगी ना तो मैं उसको समझूंगी। हाँ, मैं उसको समझूंगी कि अगर मुझे मौका मिला, अगर मेरी बहू आएगी तो मैं उसको समझाऊंगी। मैं ये चीजें अप्लाई नहीं करूंगी कि नहीं तुम्हें करना है। आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, वो नहीं होगा कि वही आप जो कह रही थी हम जब ये कहते थे ना तो हमारी सास ये कहती थी कि मतलब हमारे ऊपर भी गुजरी है, मतलब हमने भी ये सब किया है फेस। अगर हम कुछ बोलते थे ना कि नहीं हमारे वक्त में वो जैसे कि अभी हम नए हैं, या फिर कभी वो मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे देते कि नहीं अम्मी ऐसा नहीं, अभी नहीं आई है समझ जाएगी, तो फिर वो ये कहती थी कि हमने भी तो किया, हमने कैसे कर लिया। तो फिर जब ये बात आती थी ना तो फिर ऐसी हो गई ऐसे कर करके हाँ, जब ये बात आती थी तो फिर मेरे हस्बैंड यही कहते थे अम्मी ने भी तो किया है, करो। ओपन कम्युनिकेशन हमेशा उसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। एक ये कि दूसरे को समझना और अपनी बात भी अच्छे तरीके से समझाना। अगर उसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करके बोथ एज अ रोल इन सास कि हाँ मैं भी अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करूँ कि मैं अब इतना ज़्यादा ना परेशान करूँ, और बहू को भी अगर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है तो वो अपनी भी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करे। क्योंकि मकसद क्या है साथ रहने का? मकसद साथ रह कर लड़ना मरना और जंगो जदल वाली इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करना। साथ रहकर एक प्यार मोहब्बत, इवन अगर इतना प्यार मोहब्बत ना भी हो लेकिन एक रिस्पेक्ट तो हो ना, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिन घरों में जैसे हमने तो अभी सास बहू की बात कर रहे हैं ना, तो सास बहू अगर कहीं जैसे सही भी हो रही होती है तो उस घर में और भी अफराद होते हैं जो एंट्री देके, जैसे अगर नंदे होती हैं या क्या, वो आके वो खामखा उनको भी कुछ चाहिए होता है ना, सिंपैथी अपनी माँ से करनी होती है, तो वो मामलात को ख़राब करते हैं लोग। तो तभी मैं आपसे कहती हूँ पूरी फैमिली अगर एक पेज पे हो ना, कोई साइको या कोई सिख किस्म का इंसान वहाँ ना हो तो फिर चीजें ठीक रहती हैं। अच्छा, कभी कभार नंदे बहुत अच्छा रोल भी प्ले करती हैं। करती कि हैं, अगर हाँ, नेगेटिविटी ऐसे ही है। माँ के दिमाग में आती है
तो वो पानी मतलब वो फायर ब्रिगेड का काम करती और हैं। आजकल की Basically लड़कियां भी अम्मी बड़ी को- प्रोग्रेसिव हैं। हाँ, वो अम्मी को समझाती हैं कि आप देखें मेरे ऊपर ऐसे गुजरेगी तो कैसा फील होगा आपको। ऐसे ही है। तो आजकल नंदें कुछ ऐसी भी हैं कि अगर उनके दिमाग में या वो अगर वो पेरीमेनोपॉज वाले फेज से माएँ गुजर रही हैं, मेनोपॉज से गुजर रही हैं, तो आके ना बेटियों का बड़ा अच्छा और अहम रोल होता है उसमें। और मैंने उनको वो अक्सर रोल देखा प्ले है। करना चाहिए, उनको वो हर घर में वो रोल प्ले करना चाहिए कि खाली ये बात सास और बहू की नहीं है, वो जो मीडिएटिंग रोल्स हैं वो खुद कितना हेल्दीली फंक्शन कर रहे हैं। मतलब आग बुझाने का काम आपको बहुत सारे जो है ना ये फायर फाइटर्स हो उस घर में कि क्योंकि फायर तो लगनी है। अगेन देखिए वही ना, फैमिली, तरबियत, फिर वो प्रोग्रेसिव आप हो, आप में इतनी सोच हो कि आप चाहें अच्छा माहौल देखना। जो जैसे यहाँ पे जो केसेस आए हैं एक्सट्रीमली जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ें, टॉक्सिक हैं, तो वो तो मतलब मेंटली सिक लोग हैं, उनको तो इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अदरवाइज अमूमन ज़ाहिर फैमिलीज़ यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। जैसे अगर मैं अपने पे रख के सोचूं तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यार मेरे बच्चे खुश होने चाहिए, यू नो। अगर शादी भी हुई है, मियाँ बीवी भी हैं, तो वो उनको अपना टाइम मिलना चाहिए, वो खुश हों बस। हमें उसमें अपनी चीज़ें नहीं डालनी है, हम अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चलें ना। आप ये सोच हमें ख़त्म करनी है हमारा तो वक्त गुजर गया बस, ये आप सोचेंगे तो आप सेल्फ पिटी में जाते हैं। आप सोचें नहीं वो अपने मियाँ के साथ खुश रहे, मैं अपने घर में अपने मियाँ के साथ, यू नो, आप अपने लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ बनाएं, मियाँ बीवी बाहर घूमने जाएं, सास ससुर घूमने जाएं। घरों में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर बहू बेटा घूमने जा रहे हैं, सास घर पे बैठी है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये चली गई घूमने। अब जाहिर है वो तो जाएगी ना भाई, तो आप अपने मियाँ के साथ घूमने चली जाएं, यू नो। हेल्दी एक्टिविटीज फजीला जो आपने शुरू में बात बोली थी ना, इतनी खूबसूरत बात थी वो कि एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि एक औरत की भी एक अपनी आइडेंटिटी हो। एक औरत सारी ज़िंदगी पहले बीवी बन के और बहू बन के रहती है, फिर वो सास बन के रहती है और बस उसकी आइडेंटिटी ख़त्म। अगर ऐसी वाली आइडेंटिटीज़ हो कि आपका एक प्रोफेशनल एक करियर ओरिएंटेड है, आपकी अपनी प्रोग्रेशन है, आपके अपने हस्बैंड के साथ भी एक लाइफ है, आपकी एक अपनी सोशल सर्कल है, आपकी अपनी दोस्तें हैं, तो देन यू आर नॉट कम्प्लीटली, आपकी रिलायंस जो होती है ना वो उस बहू पे नहीं होती है कि अगर उस बहू ने हमें पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो फिर आप वही सेल्फ लोदिंग बिहेवियर पे आ जाते हैं। एक वो चीज़ पे नहीं होती। और या फिर क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म आती है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो एक्सट्रीम फॉर्म ये आती है कि या तो हम विक्टिम बन जाते हैं और या फिर हम उसको विक्टिमाइज करने लगते हैं। भाई अगर साफ बातें सासें चाहती हैं कि उनको वो रिस्पेक्ट सच्चे दिल से बहू दे, तो फिर उनको बहू को रिस्पेक्ट देनी है। दोनों वाइस वर्सा। ये तो है, आप रिस्पेक्ट देंगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और ये वाइस वर्सा है। यही होता है ना कि ताली दोनों हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। बिल्कुल। ना सास की मोहब्बत से बजेगी, ना बहू की इज्जत से बजेगी। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही। हमारे साथ जो नेक्स्ट हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है आयशा। तो आयशा को हम बुलाते हैं, और हम जाहिर है हर घर के अपने अपने मसले होते हैं, और हम इन सब चीज़ों से गुजर कर जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप यंग होते हैं ना, एक नाइव होते हैं, यंग एज होती है, तो आपको छोटी छोटी सी बातें भी ना बहुत बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी पे जाती हूँ और देखती हूँ कि मैंने कहा ये इतनी छोटी सी बात मुझे उसमें कितनी बड़ी लग रही थी, मगर जब मैं अब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार वो तो कोई बात ही नहीं थी कि जिसमें मूड ऑफ किया जाए। लेकिन आपको भी अकल नहीं होगी ना उस वक्त, नहीं थी ना, आप नहीं वो सोचते नहीं होती चीज़ों को उस तरह। हाँ, नहीं होती। इमोशनल मैच्योरिटी हमारी उस वक्त तो आ ही नहीं सकती है ना। मैं ये कहती हूँ कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मालूम है, तो क्यों ना वालदाएं बैठकर उनको पहले से ही थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दें। एग्जैक्टली वही बात। क्या जरी जरी बात पे आंखों से आंसू ना निकल आए, रोना ना शुरू कर दें। मैं ऐसी होती थी कि मैं जरा सी बात होती थी टप 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 आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। हम लोग तो उस वक्त तो बहुत, हमारे पास थोड़ी लिमिटेड वो था ना कि हमारा इतना ज़्यादा सोशल सर्कल भी नहीं था। स्कूल गए, स्कूल से आए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, और अम्मा ये बातें भी नहीं करती थी ना। नहीं करती थी। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ एक चीज़ है जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा कि ना बुक्स आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए। बुक्स आपको बाहर की दुनिया सिखाती हैं। रीडिंग जो होती है ना उससे आप सीखते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है या कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, मैं डाइजेस्ट बहुत पढ़ती थी, बहुत डाइजेस्ट पढ़ती थी। तो डाइजेस्ट में जो लिखने वाले वो आपसे ज़्यादा मैच्योर लोग होते हैं, तो वो जो कहानियाँ लिख रहे होते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं आप कहते हैं अच्छा ये हुआ तो इसने ये किया। उससे मैं बहुत सारी चीज़ों से बची। जैसे उसमें आपके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं जब, तो आपको लगता है कि अच्छा ये मेरे साथ जो एक था उसने ये वाली बात की, तो मतलब ये गलत बात है, ये मुझसे खेल रहा है या खेल रही है, या ये मेरे यू नो इस तरह की चीज़ें आप बहुत सीखते हैं। और कोई भी बुक्स हो, नॉवेल्स हो, आपको ना पढ़ना चाहिए। पढ़ाई या रीडिंग जो है वो बुक्स आपको बाहर की दुनिया दिखाती है। बिल्कुल, आपका कैनवस ब्रॉड होता है।
Exactly. आयशा, हम तुमसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आयशा तो छोटी सी, आयशा हाँ, को बहुत बड़े- छोटी हाँ, है, ये तो बच्ची लग सारे रही है। वाले मसले होंगे आयशा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं आज कि बहुओं पे थोड़ा ये प्रेशर ज़्यादा होता है कि उनको अपनी आदत, मतलब वो अनलर्न करें, वो मिटा दें जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है। ऐसी बात नहीं है, आप गलत बातें कर रही हैं। नहीं, कभी कभार किसी आप घरानों वन साइडेड बातें कर रही हैं। किसी घरानों में ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं आदत बिल्कुल भी अच्छी सिखा के नहीं भेजी होती बच्चों की। हाँ, डबल साइड बात कर रही हैं। हाँ, तो कभी कभार आदत बहुत ही बुरी होती हैं और खाती भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बीमार भी होती है ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वो खाना नहीं खाती। अम्मा तो पीछे पड़ी रहती थी, खा लो बेटा। तो बहरहाल यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसको हम कह रहे थे, हम गैस कर रहे थे ये कितनी उम्र, क्योंकि ये शादीशुदा है। हाय बेटे, पढ़ाई नहीं की तुमने पूरी अपनी? पढ़ने का तो बहुत शौक था मुझे, पर बाबा लोगों के रिलेटिव से रिश्ता आया था, तो काफ़ी रिश्ते टाइम तो आते रहते? काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो उन्हें फालिज का अटैक भी पहले हो चुका है, फिर उनका एक्सीडेंट बीच में बहुत हो गए थे, इस वजह से तो वो चाह रहे थे कि मतलब कर दें वो बात। हाँ, मेरी मतलब उनकी ज़िंदगी में बच्ची। तो जो है क्या कहते हैं, फिर काफ़ी टाइम से आ रहे थे, मैं मना करती रही क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे आर्मी ऑफिसर बनने का शौक़ था, तो मैंने कहा मुझे वो बनना है तो मैं पढ़ूंगी। लेकिन फिर कुछ पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो वो लोग फिर दोबारा आ गए थे, तो पापा ने उन्हें कहा ठीक है हम कर देते हैं। वहाँ तक कि मैं मैट्रिक के पेपर मेरे हो ही रहते, शादी की बात पे मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो मेरी सास ने बोला था हम आगे भी पढ़ाएंगे अगर इसे शौक़ है। मेरे शौहर ने भी यही बोला। शादी हो गई, चलो फिर कुछ टाइम बाद ना शादी के मैंने अपने शौहर से बोला मुझे आगे एडमिशन लेना है, तो वो कहते हैं जाके ना अम्मी से बात करो। मैं गई अपनी सास के पास, मैंने कहा अम्मी आपने कहा था आप आगे पढ़ाएंगी, मुझे आगे एडमिशन दिलवा दें। तो वो कहती हैं बेटा अब तुम्हारे ऊपर ना घर की जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, ये कि तुम अब घर देखो और अपना शौहर देखो। मैं रोती हुई शौहर के पास गई, मैंने कहा अम्मी ऐसा बोल रही है, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें प्राइवेट करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे कॉलेज ही जाना है, मुझे जाने का बहुत शौक था। तो कहते हैं नहीं ठीक है फिर तुम घर में बैठ जाओ, कोई नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मैं बाबा को कॉल करके कहा, मैंने कहा वो तो इस तरह से बोलते थे, मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने पापा को कॉल करी, पापा ने आके बात करी, तो उस पर से मेरी सास कहती हैं अब तो ये घरवाली हो गई है, घर की जिम्मेदारियाँ देखेगी। फिर पापा ने मुझे समझाया बेटा छोड़ो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन फिर मेरी दोस्तों की कॉल्स आती हैं, वो यही बोलती हैं यार पेपर ये वाला है हमारा, ये मेरा भी दिल करता है बहुत, चूल्हा हंडी ये रह गया और तो कुछ नहीं बस। हाँ, तुम थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोल नहीं सकती कि सब कुछ करके देख लिया मैंने, तो हर प्राइवेट बात कर लो सुनते ना, हैं। प्राइवेट कर लो भले। एग्जैक्टली क्योंकि ज़रूरत यहाँ पे ये है क्योंकि इतनी छोटी है। हाँ। और जो भी इसकी एज है, कितने साल की हो? 19 की है, तो ये तो हार्डली 15-16 से ज़्यादा की लग अभी भी नहीं रही है ना। देख रहे होंगे आपके ज़ाहिर जी देख रहे होंगे, तो वो बुरा तो नहीं मानेंगे फिर आप यहाँ? नहीं मैं बोलती हूँ मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते नहीं, हैं। पापा तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हस्बैंड या सास फिर बुरा तो नहीं मानेंगे? हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इजाज़त दी है, तो मैं- हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो कि मैं मैनेज करूंगी। मेरे ख्याल में तो जो फजीला बात कर रही है ना, कि बात ये नहीं होती है कि आपने रेगुलर करना है या प्राइवेट करना है। बात ये है कि अगर आपको पढ़ने का शौक है और अच्छी बच्ची हो, स्टूडियोस हो, मेहनत करोगी तो अपनी आइडेंटिटी बेटा लेकिन ये बनाओ कि देखिए है पढ़ तो लो। अभी एक छोटी ना, शौक था तो मुझे कॉलेज कॉलेज जाने जाने का का। एक हाँ, अलग होता लेकिन है, अगर दोस्तें परमिशन नहीं देखो, मिल रही अब है तो हाँ, अब तो शौक yes। था, चलो वो एक अलग चीज़ है, वो एक साइड पे रख दो, लेकिन इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? पढ़ाई है वो ना। है पढ़ाई की। देखो अगर अभी आप समझो आप अभी नहीं जाते हो कॉलेज, लेट्स से आप इंटर अपना कर लो, हो सकता है आपके शौक को देखते हुए कल आपकी सास या आपके हस्बैंड आपको बोलें कि अच्छा भाई तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ और तुम मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है ना वो थोड़ा मसले करती हैं, सारा मसला ये है। नहीं तो उनका मसला तो उनकी बात तो क्यों सुनी उनका- जाती है? उन्होंने यही उनके बोला मसले है कि- तुम क्यों देख रही हो? अब तुम शौहर ने अपना मना मसला कर दिया। देखो। वो घर में भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि काम का बर्डन इतना होता है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, नहीं तो फिर ये तो अब आपको समझाना आपको पड़ेगा। आज जॉइंट की फैमिली है, फिर मसला आपको होता मासी है। बन के थोड़ी आई होगी। और क्या, आप छोटी हो और अगर तो हस्बैंड सपोर्टिव है तो सपोर्टिव का मतलब क्या होता है कि उस सपोर्टिव रिसोर्स को आपने कैश करना है, आपने उनसे मदद मांगनी है, आपने अपनी उनको बात समझानी है। क्योंकि देखो अभी तो ये बात यहाँ पे कर रही हो और अभी छोटी हो, लेकिन 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद रिग्रेट करोगी कि मेरे पास उस वक्त टाइम था और मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके पढ़ लेती, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है।
और बेटे सारे काम आपके लिए नहीं है, आपके आने से पहले भी काम हो रहे होंगे ना। Exactly, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको कई जगहों पे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि आपको नो कहना पड़ेगा। आप बता दें जिंदगी एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, मतलब आपने ये कहना है कि मैं 5 से 8 बजे तक मेरा पढ़ाई का टाइम है। अगर आप प्राइवेट कोई भी काम कर रहे हैं, टाइम होता है? गैस ही उसी टाइम आती है, खाना पकाने का टाइम। एक तो इस मुल्क में मुसीबत ये है कि कसम से मैं भी सोचती हूँ गैस आगे खाना बना लूं, खुदा के लिए गैस दे दें। लेकिन फिर आप अपना टाइम मैं तो टेबल अपनी बच्चा काम- चेंज कर लो अपना ना। रोना देखो जब लेके चीजें बैठ आप मैनेज करते हैं वो ना, बोलती हैं सुबह उठो, ससुर को चाय देखो, वगैरह दो, हम- और रात में 2-2:30 बजे सो। 2 बजे तो खाना खाते हैं वो लोग रात का, और हाँ मुझे तो ये वो आदत नहीं लोग थी। तो वो लोग खाते हैं ना। लेकिन अगर आपने अपनी देखो, अगर आपने अपना एक गोल सेट कर लिया है, ठीक है, कि अगर आपने पढ़ना ही है, तो जब वो गोल सेट कर लिया है तो बच्चा, हम सबका कोई ना कोई तो गोल होता है ना ज़िंदगी का। तो आज हम उस उम्र में भी थे, इस उम्र में भी हैं। बात ये होती है कि हमने तरीके सीखने, अपने आप को मैनेज कैसे करना है, काम को कैसे मुझे ये मैनेज करना समझ है। नहीं आती लोगों के ऊपर कि हम तो अपनी हेल्पर्स जो हैं उनका भी टाइम फिक्स होता है कि रात को बिल्कुल, इतने बजे जो है हम उनको फ्री कर देते हैं कि भाई तुम सोना है, जो भी करना हाँ, है। हाँ। अगर उन्हें सवेरे उठना है तो हम उनका इतना ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये लोग कैसे हैं जो ख्याल अपनी रख बहुओं भी का नहीं ख्याल रहे करते होते यार? हैं, और वो जो हेल्पिंग स्टाफ होता है वो अलाउ भी नहीं करता कि हम में से कोई हाँ, उनको अब्यूज करे। आजकल तो वो भी बात आप करते 2 हैं, से हाँ। 3 1 घंटा भी अगर आप उनको बोलोगे ना कि एक्स्ट्रा यहाँ पे रुक जाओ, तो वो आपसे टिक्का सा जवाब दे देंगे कि इवन द ड्राइवर्स। अभी एक ड्राइवर को बोला कि भाई वहाँ पे शॉपिंग के लिए चलना है, तो मैं शॉपिंग के लिए तो नहीं लेके जाऊंगा, वहाँ पे मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। तो उनकी भी अपनी एक से है। तो यहाँ पे जितना आप अलाउ करोगे दूसरे को अपने ऊपर हावी वही करने वाली के बात लिए, है ना, वो ये होता छोटी है। रहेगा। आप नहीं, छोटी हो है, ना, हाँ। लेकिन चलो गोल तो 8 है ना। बजे 5 से 8 गैस आती है ना, तो 8 से 2 बजे तक जब तक खाना नहीं खाते तो वो आप क्या कर रहे होते हो? कोई ना कोई काम होता ही है। अच्छा वही फिर बात, जैसे बेटा, हमारे देखो, किसी एक- का आना जाना वहाँ पे यही है कि रात में थोड़ा सब आ थोड़ा रहे, सा जा ना, रहे हैं। थोड़ा सा तुम्हें जो है अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ोगी, क्योंकि तुम किसी बुरी चीज़ के लिए नहीं लड़ रही, तुम अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रही हो। ये तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो तुम्हें शऊर आएगा और तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका पता चलेगा। ये तो बात की बात है, नौकरी करनी है, अपने पैरों पे और खड़ा ये होना भी है। उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना पीना जरूरी Exactly. है। पढ़ाई तो और आपका तुम्हारा ये जेवर है। पूरा हक है। आपके हस्बैंड की जॉब अच्छी है, अच्छा अर्न करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। तो सारा फैमिली का जॉइंट बिजनेस है जी। क्या वो? नहीं उनका अपना अलग है। अपना बिजनेस है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि कोई मेरी नहीं, बात को अपना नहीं नेगेटिव है, ना ले। जॉब करते हैं। हाँ, अपना नहीं है, जॉब करते हैं, लेकिन मतलब मेरी बात को कोई नेगेटिव ना ले। मैं ये बात करना चाह रही थी कि देखिए, जब बच्चों की हमें शादियां करनी होती है ना, अब हमें थोड़ा सा ये सिस्टम करना चाहिए कि एक तो जब अब बच्चों की शादियां करें तो हम उन्हें कोशिश करें, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें एक अलग एक घर independent दें। system, yes. छोटा चाहे छोटा ही हो, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। बिल्कुल। उससे उनको कमाई बढ़ाने का भी शौक होगा कि हम ज़्यादा अर्न करें और अपनी मतलब अपने फ्यूचर को भी बेहतर कर सकेंगे। जैसे ये पढ़ना चाहती है, अगर ये अपने अलग घर में रहेगी तो ये अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकेगी। तो ये चीज़ें ना हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। हम जज्बाती हो जाते हैं कि और उस बच्ची का हक है, वो उससे वो हक कोई नहीं छीन हाँ। सकता। मतलब और कि कह रही ना, बड़े रिश्ते बार बार लेकर आ छोटी रहे थे। छोटी बच्चियों से शादियां इसीलिए की जाती हैं कि वो दब के रह लेंगी या वो हमारे सांचे में ढल जाएंगी। वो ढल ऐसा माइंडसेट है हमारे यहाँ, कल्चर हमारा ये ऐसा बन गया है। माइंडसेट तो हम सब भी इसी सिस्टम से गुजरे हुए हैं, लेकिन हम भी कहीं ना देखिए, कहीं हमारा जो है ना, पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। वो हमने अडॉप्ट किया है क्योंकि हम रहे हैं बहुत अरसे, मतलब लाइक, लेकिन एक इनकी तो अब्बा की भी इंडियन गलती है। कल्चर को हमने अपना जो है ना, लेकिन इनके अब्बा की भी गलती है। मैं ये कहूंगी कि देखो, अगर हम मुसलमान है तो हमारा अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए कि जिसने जब मरना है, जिसने जब नहीं मरना नहीं मरना। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए ये सोच के कि जी मुझे कुछ हो ना जाए, मैं शादी कर दूं, तो शादी करके तो आपने उसको एक और मुसीबत में डाल दिया ना, बच्ची को खामखा। तो ये मैं तो यही कहूंगी कि इनके लेकिन father अब तो की वो गलती भी है। हो गया, अब तो हो गया। मैं हो तो मैं गया, तुमको लेकिन अभी जो जो हो बताऊं, गया, मैं तो लेकिन हो गया। जो दूसरे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कम से कम उनको तो हम कह सकते हैं ना कि भाई, हाँ, बच्चियां exactly। जब तक कोई अपना करियर ना डिसाइड कर लें, जब तक अपनी कम से कम देखिए 24-25 साल की उम्र में जाके शादी करनी चाहिए, जब वो कुछ पढ़ाई कर लें। और उस वक्त उनको शऊर भी होता है कि हमने शऊर होता है कैसे कि किसी घर के चलाना सामने कैसे, बात करनी है, exactly। कैसे लेके चलना है हमने दूसरे शख्स को, उस बच्ची को जिसको खुद को अपने आप का ही नहीं पता, मतलब सिर्फ इसलिए वो शादी
शादी कर देना, मतलब ये तो कि कुछ हो चाइल्ड गया तो, ये तो एग्जैक्टली अजीब बात है। चाइल्ड मैरिज में आ गया ना ये तो ऐसे ही है। हमने ये किया हुआ है कि जी 18 साल में बालिग हो गए तो 18 साल में आपका आईडी कार्ड बनता है, लेकिन 18 साल में वो तो आपका एक सिस्टम में अपनी आइडेंटिटी के लिए वो है, लेकिन क्या आप एक पूरा घर चला सकते हैं? अगर हम किसी लड़के को बोलेंगे तुम 18 साल में शादी करो, मेरे ख्याल में कोई भी एग्री नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन बच्ची के लिए तो हम फौरन एग्री कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में पता नहीं क्या होता है, विच इज़ ऑब्वियसली अनफेयर। नहीं ये गलत है, ये वही तो कह रही हूँ ना कि एक तो माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हमें कुछ हो जाएगा, भाई कुछ हो जाएगा तो अल्लाह ताला तो सबका है ना अब भाई। हम उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने गोल को कि सामने तुम्हारी रखो। लड़ाई, या लड़ाई ना अगर मैं ऐसे कहूँ, तुम्हारे ख्वाहिश जो है वो कोई बुरी नहीं है, वो अच्छी बात है। हाँ। कि तुम पढ़ना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें शायद कभी कभार मूड ऑफ करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, रूठना पड़े। मैं रुक जाती हूँ तो वो बात नहीं करते 2-4 दिन तक। लेकिन बेटा आप एक दफ़ा जब स्टैंड लोगे ना, चीज़ें खुद मैनेज हो जाती हैं, हाँ, खुद मैनेज हो जाती है, और लेकिन फिर 2 दिन बाद तुम ही पिघल जाती होगी, तुम्हें ही बुरा लगने लगता होगा कि ज़ाहिर है, मुझसे तो सब बच्ची है ना, नाराज छोटी है ना। तो फिर अब वो बचपना खत्म करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर प्राइवेटली भी होता है प्राइवेट करो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके पास डिग्री आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, प्राइवेट करो, और हो सकता है कि साल 1.5 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएं। और अगर कोई मूड ऑफ करता है तो बहन, हर किसी के मूड को आप अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप 2 दिन बात नहीं करते, 4 दिन बात नहीं करते, आप 8 दिन बात ना करो। ये मतलब तुम्हारी बात नहीं करने से क्या ये होता है? तुम्हारी जिंदगी का हाँ, मामला ये तो मेंटल टॉर्चर है ना कि ठीक है आप ना, किसी से ये- बात ना करें। हाँ, तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा स्टबन और स्टैंड लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों You're का। welcome. हम जितने टॉपिक्स पे को कवर कर सकते थे, कोशिश बात कर की है, सकते हाँ। थे, कोशिश की है। तो डिस्क्लेमर हमने पहले ही दे दिया था क्योंकि जाहिर है हर घर की कहानी ऐसी नहीं होती, किसी जगह कोई कहानी है, किसी जगह कोई कहानी है, हर किसी लेकिन की अगर अपनी situation हाँ, होती है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है तो मतलब फिर वो आपने जवाब अल्लाह ताला को देना है, साफ बात ये है। सोच ही ना ले कोई ये। हाँ, सोच लें खुदा के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। और अपने अंदर एम्पैथी पैदा करें, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा दर्द रखें दिल में, तो शायद ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फ्यूटे, जो कि पाकिस्तान का पहला अरबिक इंस्पायर्ड ब्रांड है, जो कि स्किन केयर ब्रांड है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है? पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम किसी ब्रांड के हवाले से बात कर रहे हैं हाँ, शो पे, बिल्कुल yes। बिल्कुल। वैसे तो आप मेरे शो पे आती रहती हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है फ्यूचर की जो बिल बोर्ड्स हैं जी। वो हर तरफ मुझे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं लगे हुए, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ उसे एंडोर्स भी कर रहे हैं। तो आपके आने से भी पहले मुझे पता था कि फ्यूचर क्या है, जी जी जी, क्योंकि मैंने एंडोर्समेंट्स देखी हैं लोगों। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जैसे आपको पता है आते हैं विजिट करने के लिए। इनका ब्रांड बगैर इनके ओनर्स को जाने, बगैर जाने कि ये है किसका, आज तक नहीं पता मुझे। पर क्योंकि ब्रांड इतना अच्छा है ऑनेस्टली, और इतने अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट से इतने अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, और द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज़ कि इन्होंने सैम्पलिंग जो की है ना, जो बंदा दिल खोल के खर्चा करता है ना, उन्होंने इतनी सैम्पलिंग की कि मैंने सोचा ये, और सैम्पलिंग इनकी कैसी एक बुक है, आप वो देखेंगे, आपको प्रोवाइड कराती हूँ इनसे। तो एक लाइक अ बुक थिंग कि आप छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, और इतना बड़ा एक साशे जैसे दे देते हैं कि पेशेंट उसको 3-4 दफ़ा यूज़ कर सके। अच्छा। अब वो मैं पिछले 2 साल से यूज़ करते 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 दे केम टू मी कि विल यू टॉक अबाउट इट। मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हेन द ब्रांड इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ समथिंग जो कि विच इज़ हेल्पिंग पीपल इन एन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। ओके, तो मैंने सोचा मैं बताऊँ इस बारे में। अच्छा, टैब्रोस जो फार्मेसी है जी, जी। उसकी रिसर्च के अलावा फ्यूटे की और क्या ख़ास बात है? देखें, हम सबकी एक मतलब एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हम पाकिस्तानी स्किन के ऊपर है कि हमारा जो टी जोन है, फोरहेड, नोज़, चीक और चिन, यहाँ पे एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशंस होती रहती हैं। आप देखें अक्सर ऑयली फेस के ऊपर एक्ने भी आती है, और ऑयली फेस के ऊपर ओपन पोर्स भी होते हैं। कोई एक्ने वाले स्किन नहीं है तो उसको ओपन पोर्स ज़रूर है। बिल्कुल। तो इन्होंने स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो सीबम कंट्रोल करें। ओके। जितना भी सीबम सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, फेस पे स्पेशली, उसको कंट्रोल करने का एलिमेंट डाला है इन्होंने। अमीनो एसिड्स हैं जो कि डीप क्लिनजिंग करता है बेसिकली। अच्छा, जो हाइड्रेटिंग और
क्लेंजिंग बड़ी रेंज है इनकी, जो अच्छा। जो बहुत बड़ी रेंज है। पर जो चीज़ें मैं जैसे सबको सजेस्ट करती हूँ यूजुअली, जैसे एक्नी वाला कोई पेशेंट आता है तो ये एक्नी का सिरम है एंड उसके साथ हम एक्नी फेस वॉश भी देते हैं ये, ताकि यही यूज़ करे। और इतना इकोनॉमिकल है कि एक टीनेजर, एक नॉन जॉब वाला बच्चा या कोई हर बंदा यूज़ कर सकता है, अवेल कर सकता है इसको, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। और जितना भी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो, नाइसिनामाइड हो, वो प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हाँ। इन्होंने इकोनॉमिकल करके और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिया है हाँ। ऑनेस्टली, जिसके लिए मैं खुद आपको खुद बता रही हूँ कि मैंने खुद चाहा कि मैं बात करूँ इस पर। फिर दूसरा एक ये ब्राइटनिंग, लोगों को बहुत शौक है ब्राइटनिंग आपने सुना होगा। हाँ। पर यूजुअली ब्राइटनिंग के ऊपर हमेशा ये शक आता है कि कोई स्टेरॉइड होंगे। नॉन स्टेरॉइडल प्रोडक्ट है, वेरी रीजनेबल, विद इन 2000 की रेंज। आई थिंक जो आई एम नॉट श्योर 16 या 1700 रुपये का है ये। एक पेशेंट जो बहुत कम यूज़ करे उसका 1 मंथ निकल सकता है। बच्चे यूज़ कर सकते हैं आराम से। सबकी ख्वाहिश है अच्छी स्किन रखना, और इंस्टाग्राम ने तो इतना मतलब एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया है कि हर बंदा आर्टिफिशियल लुक को देखने के लिए, उसको अफोर्ड करने के लिए न जाने क्या क्या कोशिशें कर रहा है। बिल्कुल। But this is a very reasonable, हाँ। a very good product, and the product which is not going to harm your skin. अच्छा, जो ये वाला है हाइड्रेटिंग, This is, अब ये किसी की बहुत ही ऑयली स्किन होती है, किसी को डिजीजेस होते हैं, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा। सिंपल अल्फाजों में बताऊं कि हाथों में पसीना आना बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा हाथों में पसीना आता है, पैरों के प्लांटर पार्ट में पसीना आता है। इसी तरह लोगों के फेस पे भी अक्सर फेस गीला रहता है। कितना भी फाउंडेशन वो लगा लें, उनका फेस गीला रखता है और वो फाउंडेशन मिक्स होकर स्किन अजीब लग रही होती है, येलोविश। एक्सेसिवली ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल पर ये करता है। अच्छा। क्योंकि स्पेशली इसके अंदर रेड सी सॉल्ट है। हाँ। थोड़ा इसको अलग बनाया है। अच्छा, ये रेड सी सॉल्ट है इसके अंदर। उसके अंदर रेड सी सॉल्ट। अच्छा, अब अमाइनो एसिड कौन से वाले फेस वॉश में है? इसमें अच्छा, डीप क्लेंजिंग करता है। Deep तो cleansing हाँ, असल में एक्ने का मेन रीज़न ही होता है या तो हार्मोनल या फिर ऑयल सीक्रेशन। ओके। ये दो ही रीजंस हैं। अगर ऑयल सीक्रेशंस हैं तो ऐसे फेस वॉश जो भी, चाहे ये ब्रांड हो या कोई भी और ब्रांड हो, जिसमें सीबम कंट्रोल कर ले, ऑयल कंट्रोल कर ले, तो दे विल रियली हेल्प। ओके। अच्छा, और सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन के बारे में बताइए। हियर यू गो, ये है। अब इन लोगों ने इन्होंने स्पेशली इसको बनाया भी इसलिए है कि दिस इज़ नॉट टिंटेड, कि एक इंसान कहे कि हमें टिंटेड चाहिए, टिंटेड के अलग आता है। ये पूरे ही, स्पेशली टी जोन में हम कहते हैं, वह पूरे ही फेस को कवरेज देता है लगाकर। लोग पूछते हैं कैसे लगाना होता है इसको, हर कोई बाय कर लेता है पर पता नहीं होता कि लगाएं कैसे। जैसे फेस वॉश किया, उसके बाद इसको लगा लिया, फिर 10-15 मिनट के लिए फेस को छोड़ दिया। कोई भी फाउंडेशन या कोई प्रोडक्ट कभी यूज़ ना करें, अच्छा सा इसको पूरा सोक होने दें फेस में, उसके बाद जो भी यूज़ करें। पर दिस रियली कंट्रोल्स योर ऑयल अगेन। ओके। अच्छा, फ्यूटे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से हम ख़रीद सकते हैं? लीडिंग स्टोर से लेके इन्होंने कॉसर मेडिको से लेके हर नियरेस्ट स्टोर्स में अवेलेबल है। मज़े की बात है। ओके, मतलब लाइक ऑनलाइन भी हम खरीद ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इनकी इन लोगों ने कंसल्टेशन भी फ्री रखी हुई है ऑनलाइन। किसी को अगर कंसल्टेशन करनी हो तो दैट इज़ ऑल्सो फ्री, ताकि लोगों के लिए बस ये रीचेबल होना चाहते हैं। यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ये लोग देते हैं? जी बिल्कुल अच्छा। देते हैं, और वो भी फ्री? बिल्कुल फ्री। तो ऑनलाइन फिर पिक्चर्स भेज के या कोई ऐसी चीज़, कोई सिनारियो कर सकते हैं। हाँ, हम तो जैसे मेरे जैसे एक छोटा सा मेरा जैसे क्लिनिक है और मेरा अपना पेज है जो मैं खुद रन करती हूँ। हाँ। तो अक्सर लड़कियाँ फैसलाबाद से, इंडिया से, बांग्लादेश से मैसेजेस कर रही होती है कि वी कांट कम टू कराची, तो उनको ऑनलाइन हम बता देते हैं, पिक्चर्स भेज देते हैं। उनका कोई ना कोई जानने वाने वाला यहाँ से गुजर के, कोई शेफ़्स होते हैं यहाँ, कितने बांग्लादेशी शेफ़्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट लेके जा रहे होते हैं। पर ये एक वो प्रोडक्ट है जिसके लिए फ़र्स्ट टाइम एक तो मैंने किसी ब्रांड के लिए आके बात करी है, और ये वो प्रोडक्ट है जिनके ओनर को मैं कभी मिली नहीं, ना जानती हूँ। अच्छा। ना कभी मिली हूँ, ना कभी जाना है। हाँ। इस प्रोडक्ट ने ही मुझे खुद जैसे पुश किया कि आई शुड कम एंड टॉक अबाउट इट। हाँ हाँ, तो क्योंकि अब जाहिर है जो बाहर की ब्रांड्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, जी। सो क्यों ना हम पाकिस्तानी ब्रांड जो हो, जो जेब पे भी भारी ना पड़े, वो यूज़ करें और अपनी स्किन की कंडीशन, टेक्सचर्स को बेहतर करें एंड सेफ। मैंने अब तक जितने टाइम से दे रही हूँ, मैंने किसी एक पेशेंट को भी आकर कोई कंप्लेन नहीं कर दी थी कि मुझे सूट नहीं किया, या होता है ना कोई प्रोडक्ट सूट नहीं किया तो दाने आ गए। इनमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया। अच्छा जी। अच्छा। और रेगुलरली आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा मैं ये दोनों देती हूँ। ये जो एक्ने फेस, जो जैसे लेजर्स कराने लोग आते हैं, अच्छा, जिनको एक्ने है तो उनको हम लोग ये देते हैं। हम आप कहने लग गए हैं कि एक्ने का सीरम, एक सीरम भी है
कि काफ़ी लड़कियों को शौक है सिरम्स, वरना वो पूछे बगैर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। अच्छा। सेफोरा चली जाती हैं, पता नहीं कितने सिरम्स उठा लेती हैं। पर हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि वो सिरम्स यूज़ करें जो मेडिकेटेड हों एटलीस्ट, कि आपको और मज़ीद तकलीफ ना पहुँचाए। तो ये एक्ने के लिए बेस हुआ है। और जो जिसको एक्ने समझें वो ये सेट ऑफ 2 ले ले। अच्छा, ये सिरम लगाए फेस वॉश एंड भी हो साथ गया, में serum फेस भी। वॉश। और वो जो आपके हाथ में है वो दिस इज़ फॉर ब्राइटनिंग, एवरीबडी वांट्स अ ब्राइटर हाँ, स्किन, हाँ। पर नो स्टेरॉइड्स एट ऑल। ये भी फेस वॉश बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई जैसे ग्लूटाथायोन होता है अक्सर फेस वॉश में, जो कि बाद में छोड़ने के बाद स्किन को वापस वहाँ ले जाता है जहाँ आप हो। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ओके। बस इन्होंने इतना कम चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ किए हैं कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को यूज़ करते हुए नुकसान ना पहुँचे। थैंक यू, welcome. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्बीन। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचे आज के शो के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।